बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं महविश हबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसकून हुआ होगा। नाज़रीन, आज के दौर में दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर देखते हैं दूसरे की नीयत को एक मुस्बत ज़ाविये से देखना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में गलतफ़हमियाँ भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन अक्सर औक़ात हम सिचुएशन में बेनिफिट ऑफ डाउट्स दे देते हैं, जिसका हमें बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन अक्सर औक़ात जब हम बार बार बेनिफिट्स ऑफ डाउट दे रहे होते हैं, हमारे मामला जो है वो मुतासर हो जाते हैं, गलत रवैयों को हम परवान चढ़ा रहे होते हैं। और यही जो मसाइल हैं ये हमारी ज़िंदगियों में भी मौजूद हैं। यही मसला जो है ये हमारे शहर का भी है। फैसलाबाद शहर में आपने देखा होगा कि अक्सर हम ये उम्मीद करते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं इंतज़ामिया को कि शायद पार्किंग का मसला हल हो जाए, शायद तजावुज़ात का मसला अब इस तरह से संजीदा ना रहे, इस पर बड़े अच्छे इक़दाम किए जाएँ इंतज़ामिया की जानिब से, शायद स्ट्रीट लाइट का इशू जो है वो हल हो जाए। तो ये बेनिफिट्स ऑफ डाउट हम फैसलाबाद की इंतज़ामिया को काफ़ी अरसे से देते आए हैं, ये शहरियों का कहना है। लेकिन अब सवाल ये है कि हकीकी इक़दाम कब किए जाएंगे, कब आठ बाज़ारों के मसाइल को हल किया जाएगा, चाहे आग लगने के वाक़यात हों, चाहे तजावुज़ात का मसला हो या दीगर तमाम तर मसाइल हों। तो हम देखते हैं कि इसमें इंतज़ामिया को अब सिर्फ बातों की हद तक नहीं, महज ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है। यही है हर शहरी का मुतालबा। आज के प्रोग्राम में हम आठ बाज़ारों के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी और इंसान के जो मूड का असरात होते हैं वो मौसम से बड़े कनेक्ट कर रहे होते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो हम देखते हैं कि हमारी तबीयत पे बड़े अच्छे असरात रूनुमा होते हैं। फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। आपकी बर्थडे हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, आपकी सेलिब्रेशंस में हम शामिल होते हैं और आपकी सेलिब्रेशन को हम शामिल करते हैं सिटी एट 10 में। आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। 11 बजे हमें हमारे गेस्ट ज्वाइन करेंगे, जिनसे आप बात करेंगे ताइक्वांडो के हवाले से, क्या स्कोप है, प्लेयर्स के क्या मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत कितनी संजीदा है, सब्जियों के भाव ताव से लेकर सोने की कीमत क्या चल रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और सोना आज महंगा हुआ है, कितना महंगा हुआ है ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहता है हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें जी, फैसलाबाद में सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों की आमद है। लेकिन अलबत्ता मैं हमेशा से कहती हूँ कि फैसलाबाद की शहरियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि इस बात का इजहार कर रहा है कि फैसलाबादी जो हैं वो अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस पर वक्त नहीं करवा रहे, वो इन्वायरमेंट का ख्याल उस तरह से नहीं रख रहे। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा कि वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आज की। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आज भी सुबह सवेरे शहर फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 460 पॉइंट तक जा पहुंचा, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। आइंदा चंद घंटों के अंदर इसके अंदर मज़ीद इजाफा जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। गुज़िस्ता कई रोज़ से शहर फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरह से कायम व दायम है। और सनती शहर की जो धुआं छोड़ती हुई फैक्ट्रियाँ हैं या फसलों की बाक़ियात है, उनको रोकथाम जो है वो नहीं की जा रही, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों की रोकथाम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से हर गुज़रते दिन के साथ फ़िज़ाई आलूदगी के अंदर इजाफा हो रहा है। जहाँ मौसम तब्दील हुआ है तो वहीं फ़िज़ाई आलूदगी ने फैसलाबादियों को बीमार करना शुरू कर दिया। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब शहर फैसलाबाद में 90% है, जबकि हवाएं 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। शहर फैसलाबाद की सुबह और रातें जो है वो ठंडी हो चुकी हैं, सर्द हो चुकी हैं, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी जो है फैसलाबादियों को बीमार कर रही है। फैसलाबाद में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 458 पॉइंट्स तक जा पहुँचा है, जो कि 460 के करीब है। और आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह से खुश्क और सर्द रहेगा। एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल करें, चश्मे का इस्तेमाल करें, ताकि ख़ुद को फ़िज़ाई आलूदगी की जो बीमारियां हैं उनसे बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। वाकई मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि अगर हमने मौसम से बचना है शिद्दत से, तो हमें एहतियात करनी ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सन ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसके असरात हमें फ़ौरी हमारी सेहत पे उस तरह से नहीं नज़र आते, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो हमारी सेहत मुतासर होती हुई दिखाई देती है। तो इसीलिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं हमारे प्यारे शहर फैसलाबाद के हवाले से। हम देखते हैं कि शहर के मसाइल हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 8
बाज़ारों के हवाले से बात करें, तारीख़ी एतबार से भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कारोबारी लिहाज से भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमेशा ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर 8 बाज़ारों के मसाइल कब हल होंगे। वो तजावुज़ात का मसला हो, वो पार्किंग के मसाइल हों, या वहाँ पर दीगर मसाइल छोटे छोटे से, जिसमें शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी बड़ी ख़बरें हमने गर्दिश करते हुए दिखाई दी कि अब 8 बाज़ार जो हैं वो शहर की ब्यूटिफिकेशन को मज़ीद बेहतर बनाएंगे और इसके लिए इक़दाम भी किए जाएंगे। फेस्को की जानिब से वायरिंग जो है वो अंडरग्राउंड की जाएगी। ऐसे बेशुमार जो है मुतालबात थे शहरियों के और इसी तरह से जो ताजिर बरादरी है, लेकिन ये मुतालबात कब हल होंगे, इन पे किस तरह से इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में जी बात करेंगे। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर फ़ज़ील अहमद ने, तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ़ज़ील आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर उमर रांझा ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच उमर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। मैं फ़ज़ील स्टार्ट आपसे ही करूँगी। फ़ज़ील, मैं अक्सर ये बात करती हूँ, अभी मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी ये बात की कि हम बेनिफिट ऑफ डाउट्स देते आए हैं हमेशा से 8 बाज़ारों में। हम हमेशा से ये सोचते आए हैं कि शायद इंतज़ामिया अब होश में आ जाए, शायद तजावुज़ात का मसला अब हल हो जाए, शायद पार्किंग का मसला इस साल हमें रिज़ॉल्व होता हुआ दिखाई दे। तो ये शायद के चक्करों में हमारा शहर ख़राब हो रहा है। आप इस हवाले से इस कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से देखते हैं? देखिए महविश, जैसा आप कहती हैं कि शायद ये उम्मीद है हर किसी को कि शायद पार्किंग प्लाजे जो हैं वो बन जाएं, पार्किंग के मसाइल कम हों, तजावुज़ात ख़त्म हो जाएं, और जो अब नई एक उम्मीद लगाई गई है शहरियों को कि ब्यूटिफिकेशन होगी 8 बाज़ारों की, तो वो भी अब शहरी हों या फिर 8 बाज़ारों के ताजर हों, वो इस उम्मीद में हैं कि शायद बहुत जल्द जो है वो ब्यूटिफिकेशन 8 बाज़ारों की हो जाएगी। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कोई 10 साल से तो हम देख रहे हैं कि ये मसाइल जूं के तूं हैं, बल्कि जूं के तूं नहीं हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह और से इनमें कमी नहीं हो रही। एक ऑपरेशन शुरू हुआ था तजावुज़ात के ख़िलाफ़, वो तब उन दिनों में लगा था कि शायद बेहतरी आएगी, लेकिन उसके बाद दोबारा से फिर वही हालात हो गए। पार्किंग बाज़ारों में लगना शुरू हो गई, आपकी तजावुज़ात कायम होना शुरू हो गई। तो अब ये जो उम्मीद है वही है कि शायद अब ब्यूटिफिकेशन भी होगी और जो तारे हैं अंडरग्राउंड होंगी। जो नुकसान इतना बड़ा होता है जानी माली, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से, वो भी शायद नहीं अब होगा। तो ये शायद जो है ये ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन फ़ज़ील, मुझे लगता है कि हम लोगों ने ना इस फ्रेज़ को बड़ा ज़िंदगी में शामिल कर लिया कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब शहर के मसाइल के हवाले से बात करें ना, तो शहरी तब पॉजिटिव नहीं रह सकते। आप देखें 8 बाज़ारों का जब हम रुख करेंगे, वहाँ पर हमें गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, हमें बाइक पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसे में हम इस शायद पे नहीं रह सकते। देखें, जो आपने बात की है ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि ये मसाइल हल नहीं होंगे। सही। हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये मसाइल हल नहीं होंगे। और जो अब बाज़ार बंद किए गए थे, 8 बाज़ार, जैसे ही ये इलेक्शन की गहमा गहमी तेज़ हुई तो 8 बाज़ारों को खोल दिया गया। अंदर गाड़ियाँ जा रही हैं, किसी को कोई नहीं पूछ रहा। अब दोबारा कहते हैं कि फिर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन मसला ये है कि उसमें आप जब ऑपरेशन करें तो किसी को उसमें दिक्कत ना हो, बल्कि आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल इसी तरह आप जब बाज़ारों को बंद करते हैं तो कोई जा रहा है गाड़ी लेकर, किसी को रोक लेते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपका पार्किंग प्लाज़ा एक जो है कम से कम, बिल्कुल वो तो कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो वो आपसे 10 सालों में तो वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि 8 बाज़ारों के बाहर अगर पार्किंग प्लाजे बनने हैं तो 100 साल चाहिए। बिल्कुल इसी तरह 100 से साल में तो जिस दो स्पीड से नस्लें हम भी चल आपकी। रहे हैं, मुझे लग रहा है कि फ़ज़ील आपने 100 साल भी बहुत कम कह दिए। बिल्कुल। तो हमारे शहर के मसाइल जो है ना हल होने चाहिए। उमर, मैं आपसे सेम इसी क्वेश्चन पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानूंगी। आप भी 8 बाज़ारों का रुख करते होंगे, कभी ख़रीदारी की गर्ज से, कभी रिपोर्टिंग की गर्ज से। तो आपको वहाँ पर क्या ज़रूरत महसूस हुई कि सबसे बुनियादी मसला वहाँ पर क्या है और इसका हल होना बहुत ज़रूरी है? अच्छा, मैं भी इसमें देखा जाए तो सबसे बुनियादी मसला, अगर हम कहते हैं कि यहाँ से तजावुज़ात ख़त्म करवाई जाए, इसको व्हीकल फ्री बनाया जाए बाज़ारों को। अच्छा, व्हीकल फ्री बनाने का आपने ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसकी अल्टरनेट आपने दिया क्या? किसी को पार्किंग प्लाजा दिया? गाड़ियाँ कहाँ लगाएंगे?
अब वो क्या करते थे उसका वो कहते हैं कि मैं इसके बारे में एक कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो वो बेसिकली एक करप्शन का नया रास्ता होता है। बिल्कुल। अब वो कैसे होता है, मैं ये बात बताता हूँ आपको कि इन्होंने नो पार्किंग का, नो व्हीकल का कि बाज़ारों में नहीं होगी, वो बाहर जो है कचहरी बाज़ार के बाहर देख लें, चिन्नौट बाज़ार के बाहर देख लें, या इधर दूसरी तरफ आ जाए जंग बाज़ार के बाहर देख लें, तो वो बाहर रोड पे लगने लग गई। अच्छा, पार्किंग लगने लगी जहाँ पे वो पर्ची पार्किंग वाले 20 रुपए की 50 रुपए की गाड़ी वाले को देते थे, वो 200 रुपये देने लग गई। बिल्कुल सही। 200 के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि जब गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा होगी फिर उन्होंने घंटों के हिसाब से कर दिया। अगर आप 1 घंटा लगाएंगे तो 200 होगा, 2 घंटे लगाएंगे तो 400 हो जाएगा, 3 लगाएंगे 600 हो जाएगा, इसी तरह वो बढ़ता जाएगा। मतलब वो एक करप्शन का नया रास्ता खुल गया। अब सबसे बेसिक जो आपने कहा इसका हल क्या हो सकता है, इसका हल ये हो सकता है कि आप पहले पार्किंग प्लाजा बनाएं, ठीक है। पार्किंग के लिए जगह दें, फिर आप उसको व्हीकल फ्री बनाया जाए। हाँ, फिर दूसरी बात जो फजील साहब बात कर रहे थे कि अगर आपने जब नो व्हीकल कर दिया बाज़ारों में तो फिर नो व्हीकल का मतलब नो है। बिल्कुल। ये नहीं कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं अपने असर और रसूख से, अपनी पॉलिटिकल पावर से या किसी किस्म की पावर से मैं अपनी गाड़ी ले जाऊँ, फजील नहीं लेके जा सकते, बिल्कुल। या दूसरा तीसरा अपनी गाड़ी लेके जा सकती। तो फिर वो रूल सबके लिए, लॉ जो है वो एक जैसा होना चाहिए। जब नो व्हीकल भी किया था तब भी गाड़ियाँ अंदर घूम रही होती थी, लेकिन खैर फिर भी बहुत फ़र्क जो है पड़ा था। लेकिन अब कोई पॉलिटिकल प्रेशर था या क्या था कि ये इलेक्शन आया है तो फिर गाड़ियाँ हों या जितने भी काउंटर हों, वो पहले शायद 5 फुट थे उन्होंने जगह ली ठीक है। हुई, अब 7 फुट पे चले गए थे वो। 7 फुट। तो सही। ये चीज़ है कि वो अगर आप किसी चीज़ पे कोई नया प्रोजेक्ट देते हैं, आपने उसको व्हीकल फ्री बाज़ारों को बनाना है, पेडेस्ट्रियन के लिए जो है वो बनाना है, तो उसको एक मॉडल बाज़ार, क्योंकि ये कहा गया था कि जी मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि इसको मॉडल बाज़ार बनाया जाए, यहाँ पे मतलब प्रॉपर एक फूड स्ट्रीट हो, जैसे मतलब हम जाते हैं यूरोप में चले जाएं या विज़िट के लिए जाएं दूसरी कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे होती है ये इस तरह घंटा घर के इतराफ़ में जी वो लाइट्स लगेंगी, पता नहीं क्या कुछ, वो एक ट्रैम चलाई जाएगी, वो गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भेजी जी के पेडेस्ट्रियन के लिए गाड़ी बाहर पार्क करेंगे। मतलब मॉडल आपको पूरा यूरोप वाला दिया गया कि आप तखय्युलात में वहाँ चले जाएं कि आप गाड़ी बाहर पार्क करेंगे, वो शटल सर्विस आपको मिलेगी, वो आप जिस बाज़ार में जाना चाहेंगे, वो जी अभी 2 आई हैं, बाद में आएंगी बाकी, वो बाद नहीं आया अभी तक। वो 2 भी अब हम परसों देख रहे थे कि वो एक जगह पे स्टक खड़ी हैं। अब जाहिर सी बात है 2 बहुत मैं समझती हूँ कि नाकाफी ना है, होने शहर के की बराबर ज़रूरत है। ना होने के बराबर है। आपने देखा होगा कि आर्ट बाज़ारों में ख़रीदारों का कितना रश होता है बिल्कुल। आम औकात में भी, और ख़ास तौर पे अगर अब स्पेसिफिक सीज़न के हवाले से बात करें, वेडिंग सीज़न भी है, आपने देखा है कि लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं। इसमें सवाल ये होता है कि लोगों की आसानी के लिए अगर क्या कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आया जा रहा है, वो तजावुज़ात का मसला है, दरीना मसला है। हम देखते थे कि इस मसले के लिए सबसे ज़्यादा 41 ने आवाज़ उठाई थी कि शहर का ये मसला हल होना चाहिए। जब तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ तो सबसे ज़्यादा बात भी हमने की कि वाह हमारे शहर का बड़ा मसला हल होने जा रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये मसला जूं का तूं है, दोबारा से सर उठाने लगा है। आखिर कब इंतज़ामिया इस मसले पे आवाज़ उठाएगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, इस पर जी फर्दर भी हम बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक की, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद के शहरी मसाइल के हवाले से, जिसमें 8 बाज़ारों के मसाइल हम डिस्कस कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले हम देख रहे थे कि तजावुज़ात का मसला जो कि दोबारा से सर उठाने लगा है। दूसरी जानिब अगर शहरियों की मुश्किलात का के हवाले से हम बात करें, जो लोग इन 8 बाज़ारों का रुख करते हैं ख़रीदारी के पर्ज से, फजील हमने देखा है कि सबसे बड़ा जो पहला इशू मुझे लगता है जो कि ताजिर बरादरी को भी आ रहा है, जो कि लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने सामान ख़रीद के वापस लेकर जाना है, क्योंकि ये होल सेल के बाज़ार में बिल्कुल। आपने देखा है कि लोडर रिक्शों को जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से शहरियों को ख़रीदारी में भी प्रॉब्लम आती है। और जो शटर सर्विस के हवाले से हम बात कर रहे थे, वो 2 हैं, ना होने के बराबर हैं। तो इस इशू को आप किस तरह से देखते हैं? और हमने देखा है कि इस इशू की वजह से अक्सर वार्डन ने और जो ताजिर बरादरी है उनमें झगड़ा भी रहता है, इख्तलाफ भी रहता है। देखिए, मैं भी जो शटल सर्विस है वो 2 इलेक्ट्रिक कार्ट्स आई थी और कहा गया था कि हर बाज़ार के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक कार्ट्स होंगी और ये बाद में आएंगी। वो बाद में नहीं आई, जिस तरह से उमर रंजा ने कहा कि वो बाद नहीं आया अभी तक। वो 2 हैं और 2 भी खड़ी हैं, अब वो भी नहीं चल रही। बिल्कुल सही। तो उसके बाद जो लोडर रिक्शों का मामला है,
ये जब बाज़ार बंद किए गए थे तो ताजरों ने सिर्फ एक मुतालबा किया था कि जो लोडर रिक्शे हैं या फिर जो लोडर गाड़ियां हैं, इनको अंदर बाज़ारों में आने की इजाज़त दी जाए और वो सिर्फ अपना सामान जो है वो लोड करें या अनलोड करें तो फौरी तौर पर बाहर निकल ठीक जाएं। है। अच्छा, उसमें हुआ ये तय था कि एक पर्ची दे दी जाएगी लोडर रिक्शे को या गाड़ी को और उसको टाइम दे दिया जाएगा कि इसके अंदर इतना सामान जो है वो अनलोड होना है या ठीक लोड है। होना है, तो इतनी देर बाद इसने निकलना है बाज़ारों से। तो ये था ताजरों का मुतालबा कि इसको इस तरह से कर लिया जाए कि खाली उधर खड़े ना सही। हो, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग के लिए इजाज़त दी जाए। वो मिल गई। उसके बाद हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता से वो फिर चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो गई। ठीक वो है। पर्ची ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। अब आप जाकर देख लें गोल करियाना के अंदर, आप मेडिसन मार्केट में जाकर देख लें, आपको उतने लोडिंग के लिए या अनलोडिंग के लिए रिक्शे नहीं मिलेंगे जितने खाली खड़े हैं बाज़ार में। सही। और वो खाली खड़े होने की वजह से ट्रैफिक जैम होती है, लोगों का पैदल गुजरना महाल हो जाता है। कोई ट्रैफिक वार्डन आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगा कि उनको आकर निकलवा दिया जाए खाली रिक्शों को। हाँ, कहीं पर अगर खड़े होंगे तो वो 8 बाज़ारों में भी हेलमेट का ही चलान करते सही। नज़र आएंगे। अच्छा, वहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसको भी कोई नहीं रोक रहा। ठीक है। सिर्फ हेलमेट का 2000 का चलान करना है कि जो आ रहा है वहाँ पर। तो इस चीज़ पर अब जो ताजर बरादरी है वो एतराज़ कर रही है कि ग्राहक जो हैं वो पहले ही 8 बाज़ारों की बजाय दूसरी मार्केटों में जाना शुरू हो गए हैं। अब जो काम ये हेलमेट वाला 8 बाज़ारों के अंदर शुरू किया गया है, हेलमेट तो बेसिकली है कि मेन रोड्स के मेन रोड ऊपर, पे बड़ी बिल्कुल सड़कों इसी के तरह ऊपर हेलमेट जिसने नहीं पहना उसका चालान हो। तो ये मार्केटों के अंदर जहाँ पर घूम फिर के उन्होंने चीज़ें देखनी है, ख़रीदनी है, तो यहाँ पर हेलमेट का कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ये अब मसला है। सही। तो जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो चलान करते जा रहे हैं, जो ना खाली रिक्शों को बाहर निकाला जा रहा है, ना दो तरफा ट्रैफिक को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक की जैम रहती है। सबसे ज़्यादा मसला मंटगोमरी बाज़ार के अंदर बिल्कुल इसी तरह से। दो तरफा ट्रैफिक चलने का, और कोई नहीं पूछने वाला। पता नहीं अब इंतज़ामिया भी कहाँ पर सोई है। अब तजावज़ात के ख़िलाफ़ भी कोई ऑपरेशन नज़र नहीं आता, ना वहाँ पर कोई जो पार्किंग फ्री बनाने थे बाज़ार वो नहीं बनाए गए, वो दोबारा से पार्किंग होना शुरू हो गई है। कचहरी बाज़ार के अंदर जो वो मोबाइल काउंटर्स लगते थे, आधा बाज़ार वो जाकर आधा बाज़ार तो वो पुर कर देते हैं, जो अब पार्किंग भी लग रही है, उनको नहीं अब कोई भी पूछने वाला। बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा जो कचहरी बाज़ार है उसके अंदर मोबाइल काउंटर्स जो हैं उन्होंने बाज़ार को ख़राब किया है, और उसकी वजह से लोग काफ़ी तंग होते हैं। बिल्कुल इसी पहले तरह था पार्किंग कंपनी ने आधा बाज़ार जो है उन्होंने ले लिया था, आधा इनके पास था मोबाइल काउंटर्स वालों के पास, और वहाँ से पैदल भी नहीं गुजरा जा से। सकता बिल्कुल था। बहुत बुरे हालात थे। ठीक है, वो अब पार्किंग कंपनी तो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता से एंटर होना शुरू हो रही है। समझ ये नहीं आती कि हर जगह पर जहाँ पर भी आप गैर कानूनी पार्किंग देखेंगी वहाँ पर आपको पार्किंग कंपनी भी नज़र आएगी, फैसलाबाद पार्किंग कंपनी। सही। तो वो वहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं वो आखिर जा कहाँ रहा है। अगर यही मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यही रेवेन्यू जो है इसको सेव किया जाए तो इससे ही पार्किंग प्लाजे तमीर हो सकते हैं। आपको हुकूमत से 40% लेना पड़ेगा, 60% तो आप ये लगा सकते हैं पार्किंग प्लाज़ों के ऊपर ख़र्च कर सकते हैं पैसा, लेकिन वो कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। बिल्कुल इसी ना तरह से। कोई ऑडिट है, ना कोई पूछने वाला है। वो इतना पैसा यकीन करें कि शहर से इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल इसी और तरह जिस से। तरह से उमर रांझा ने कहा कि अब तो चार्जेस उन्होंने रख दिए हैं 1 घंटे के। अगर 1 घंटा गाड़ी लगाई है तो 200, 2 घंटे लगाई तो 300, 400। अगर आपने 4 घंटे से ज़्यादा लगाई है तो आपको 500 रुपये फ़िक्स हैं आपके। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ना सवाल ये होता है कि इंतज़ामिया क्या कर रही है। अगर हम शहरियों की हवाले से बात करें, शहरियों को तो सहूलत चाहिए इस शहर से, लेकिन हम देख रहे हैं कि ज़िले इंतज़ामिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ करती हुई हमें माजी में दिखाई दे रही थी तजावुज़ात के हवाले से, अब वो कार्रवाइयाँ बड़ी लिमिटेड सी हो गई हैं, शायद ना होने के बराबर हो गई हैं। यहाँ पर उमर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम 8 बाज़ारों के दीगर मसाइल के हवाले से बात करें जो कि अक्सर मुझे लगता
लगता है कि बहुत बड़ा मसला है और बड़ा संजीदा मसला है, वो है लटकती तारों का मामला। हमने देखा है ये कोई आज का मसला नहीं है, ये कल का मसला नहीं है ना, ये लास्ट ईयर का है, ये अरसा दराज से चलता आ रहा है और हमेशा से ये बात की जाती है कि अब इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, अब शहर को ब्यूटिफाई किया जाएगा। तो ये तमाम तर मसले वहीं के वहीं हैं, दिन बदल जाता है, ठीक है, नैरेटिव नहीं बदलता और इक़दामात नहीं किए जा रहे। बिल्कुल महविश, अब तो ये चीज़ें सुन सुन के मजाक लगने लगी हैं कि शायद ब्यूटिफिकेशन के नाम पे भी मजाक हो रहा है कि आप एन एवरेज देख लें तो ये आपको एक साल में 1-2 साने मिल जाएंगी ये लटकती तारों की वजह से, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, किसी में माली नुकसान हो किसी में जानी हो। अभी रिसेंटली हार्डली मेरे ख्याल से 6 माह हुए होंगे कि जानी नुकसान भी हुआ है। ये था कारखाना बाज़ार में, सॉरी मंटगमरी बाज़ार में, प्लाजे को आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से। तारें इतनी ज़्यादा थीं कि वो मुलाजिम बेचारा निकल ही नहीं पाया। सही। तो उसके और इसको इशू ये नहीं हुआ, वो झुलसा नहीं है, सिर्फ इस वजह से हुआ है वो तारों का झुरमट इतना था जब आग लगी है तो वो उसकी स्मेल की वजह से ही वहाँ पे उसकी जो है वो डेथ हो गई है। तो तब भी हमने सुना था कि जब वहाँ पे ये चीज़ सामने आई कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है तो तब जी फेस्को ने ये कर दिया है, फेस्को ने वो कर दिया है, डीसी साहब ने ये कर दिया, इंतज़ामिया ने अब कहा कि कुछ भी हो जाए सबसे पहले ब्यूटिफिकेशन, बाद में अब लटकती तारें जो है उसको अंडरग्राउंड किया जाएगा ताकि इस तरह के जितने भी मामला हैं। अब यकीन करें कि जिस दिन वो उसकी कवरेज के लिए रिपोर्टिंग के लिए मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे तब भी नंगी तारें मिल रही थी। लटकती तारें तो एक दूर रह गई, वो ऐसे जो उसका खंबा आ रहा है उसके नीचे नंगी तार मौजूद है और वहाँ से बिजली की आवाज़ आ रही है। अच्छा, उस दौरान मतलब अभी रिसेंटली सानिया होके हटा है वो इतना बड़ा, तो अगर फिर वहाँ पे कोई मतलब सानिया हो सकता था वो, और ये कह रहे हैं कि वो हमने कॉल की है फेस्को को, मतलब 8 बाज़ार इतना दिल है फैसलाबाद का। बिल्कुल इसी तरह से कहते कि तकरीबन आग लगने के बाद भी आधे घंटे बाद बिजली बंद की गई है, जबकि वो 1 मिनट में होनी चाहिए थी ताकि इससे ज़्यादा काम जो है वो बढ़े ना कहीं और शॉर्ट सर्किट जो है ना वो हो सके। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो है वो इस वजह से हो चुकी हैं, माली नुकसान लोगों का हो चुका है। मतलब वो ग्रे क्लॉथ की मार्केट है वहाँ पे, मतलब होल सेल है, लोकल मार्केट्स हैं, उनमें शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है, लोगों का करोड़ों का, लाखों का नहीं, हज़ारों का नहीं, करोड़ों का माल जल जाता है। इतनी इतनी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद शायद मतलब वो जो एक बात कही जाती है कि ताजर हों या आम लोग हों उनको कीड़े मकोड़े समझा जाता है कि अगर किसी की जान चली भी गई है तो कोई मसला नहीं है, कोई बड़ा जो कोई कह लें कि ऑफिसर हो या कोई बड़ा रहनुमा हो या पॉलिटिकल हो तो फिर तो शायद किसी की सुनवाई हो। अब मेरे ख्याल से फिर ताजर ये इंतज़ार करेंगे कि शायद इनके साथ ये मामला पेश आए, तब जाके इसकी जो है वो अंडरग्राउंड होंगी और हमारे मसाइल हल होंगे। तो मेरे ख्याल से इंतज़ामिया को चाहिए कि इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई इंतज़ामिया का बंदा इस आने में आए या कोई पॉलिटिकल बंदा इसमें आए ताकि वो फिर इसकी आवाज़ बने और फिर जाके ये मसाइल हल हों। इससे पहले कि वो अगर वो आपको फैसलाबाद को इतना बड़ा रेवेन्यू दे रहे हैं, ताजर हैं, वह बिलाशुबा किसी भी स्टेट में चले जाएं आप तो उनके ताजर हैं, वो उनके टैक्स से मुल्क चलता है, वो टैक्स पेयर होते हैं, तो इनको फैसिलिटेट जो है वो भी करना चाहिए। आप कहीं पे भी किसी डेवलप्ड कंट्री में चले जाएं तो वो कोई भी आप बिज़नेस करना चाहेंगे वो आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे शायद वो आपका और गला दबाएंगे कि ये बिज़नेस ना करें। तो ये है कि अगर कोई बिज़नेस कर रहा है 8 बाज़ारों में, अगर कोई इंतज़ामिया की तरफ से नेग्लिजेंसी है, उसको चाहिए कि वो इसको सॉल्व करें ताकि बेहतर तरीके से बिज़नेस भी चल सके, उनका जानी माली नुकसान जो होता है हर साल वो उससे भी बचा जा सके, और जितने भी लोग आते हैं, अब देखें वो तो ये मसला हो गया ताजरों का और इंतज़ामिया का। अब वहाँ पे जो लोकल शहरी, अब आप चले जाएं, मैं चले जाऊँ, हमारी फैमिली में से कोई चला जाए, अगर उस साने में वो चला जाता है उसका कौन जो है वो ज़िम्मेदार होगा। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी संजीदगी से इस चीज़ों पर देखना चाहिए, लेकिन शायद वही बात कि हमें इग्नोर किया जाता है, कीड़े मकोड़े समझा जाता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई चला भी गया तो खैर
वो बाकी तो है ना। बिल्कुल, मैं यही बात कहती होती हूँ कि ज़िंदगी का अल्टरनेट नहीं है, ये इंसानी ज़िंदगी बड़ी कीमती है। ये आठ आठ बाज़ारों में लटकती तारों के मामलात हों या दीगर मसाइल हों, हम देखते हैं कि जिसमें शहरी आबादी इफ़ेक्ट हो रही है, शहरियों की ज़रूरियात इफ़ेक्ट हो रही हैं, वहाँ पर हमें हमारी तरजीहात के हवाले से सोचने की ज़रूरत है। वहाँ पर इंतज़ामिया को एक्शन लेने की ज़रूरत है। सीवरेज के मसाइल हों, पार्किंग का मसला हो या दीगर बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिससे मैं, आप या कोई भी ऐसा इंसान जो कि ख़रीदारी के लिए उन आठ बाज़ारों का रुख करता है, उन्हें बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में हम सवाल ये करते हैं कि हमारा इतना प्यारा शहर है, इस शहर के जो मसाइल हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि इन्हें तो कम होने की ज़रूरत है। फर्दर भी आठ बाज़ारों के मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं आठ बाज़ारों के मसाइल के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि आठ बाज़ारों में जो सबसे अहम मसला है, सबसे संजीदा मसला है, वो है लटकती तारों का मामला। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं 1 से 2 महीने हो गए हैं शहर को ब्यूटिफाई करने के लिए, आठ बाज़ारों को ब्यूटिफाई करने के लिए बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रखे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आठ बाज़ारों की लटकती तारों का मामला कब हल होगा। और हमने देखा है इस वजह से कई इंसानी जानों का नुकसान हो गया, कई ताजरों का माली नुकसान हो गया। अब सवाल ये है कि हमें वक्त रहते और इन तमाम तर मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। फजील, इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। हम अक्सर औकात प्रोग्राम में बात करते हैं कि आठ बाज़ारों में लटकती तारों का मामला है, शायद ये जब हम अगला प्रोग्राम कर रहे हों शायद हल हो जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि मसला हल नहीं हो पा रहा। लेकिन दूसरी जानिब फ़ंड्स भी रख दिए गए हैं आठ बाज़ारों को ब्यूटिफाई करने के हवाले से। लेकिन क्या आपको प्रैक्टिकली वहाँ पर कोई इक़दाम होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए महविश, पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम हैं, लेकिन ताजर इसको 5 मौसम मानते हैं कि 5वां मौसम उनके लिए है शॉर्ट सर्किट का, कि वो ये लाजमी देखते हैं साल में जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है तो शॉर्ट सर्किट शुरू हो जाते हैं और 2 से 3 माह उनके इसी चीज़ में गुजर जाते हैं। कभी किसी मार्केट में आग लग गई, कहीं किसी बाज़ार में आग लग गई, कहीं किसी प्लाजे में आग लग गई, कपड़ा जल गया, कुछ जानी नुकसान हो गया। तो इंतज़ामिया के कानों पर जों तक नहीं रेंगती। वो अपने दफ्तरों में, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठकर कहते हैं अच्छा चलें देखते हैं। आप यकीन करेंगी कि अमीनपुर बाज़ार के अंदर आग लगी थी, वो इतने बड़े पैमाने पर आग लगी थी कि पूरा प्लाज़ा जल रहा था हमारी आंखों के सामने। तो 1 घंटे के बाद फेस्को के 2 बंदे मोटरसाइकिल पर आए, तो वो आकर उन्होंने ऐसे ऊपर देखा, बस देखी जा रहे हैं। इंतज़ामिया का कोई बंदा वहाँ पर नहीं आया। बिल्कुल। क्यों? ये हमारे पैसे पर पलने वाले, ये हमारे टैक्सेस पर पलने वाले, ये अपने ऑफिस को क्यों नहीं छोड़ते? इनको बादशाह किसने बना कर रखा है? ये कौन होते हैं हमारे शहर के अंदर आकर इतनी हुक्मरानी करने वाले कि अगर हमारे शहर का नुकसान हो रहा हो और ये अपने दफ्तर ना छोड़ें? इनकी क्या ज़रूरत है? इनको ये अब जो शहरी हैं उनको चाहिए कि ये आवाज़ उठाएं। ये जो ताजर तंजीमें बनाकर बैठे हैं, ताजर लीडर बने हैं, इनको चाहिए कि ये आवाज़ उठाएं, वरना ताजर तंजीमें जो हैं वो ताजर हैं, इन सब को उठाकर साइड पे करें। लेकिन फजील, इनके तो अपने डिफरेंसेस जो हैं वही मामलात मुझे लगता है कि पहले वो सेटल डाउन होंगे, फिर ये शहर के हवाले से आवाज़ उठाएंगे ना। देखिए महविश, बात ये है कि जो ताजर हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी जो अफसर है वो उनको बुलाकर चाय का कप पिला दे तो वो बस इसमें खुश हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं सर ये नहीं, एक तस्वीर भी आपके साथ वो फेसबुक पर लगाते हैं और उनकी मकसद उनका पूरा हो जाता है कि बस फ़लाँ अफसर ने हमें अपने ऑफिस में बुलाकर चाय पिलाई है। तो आप जब खुद अपने आप को इतना नीचे ले जाएंगे तो वो समझ जाते हैं कि इनको किस तरह से और कहाँ पर रखना है, तो वो फिर आपको कीड़े मकोड़े ही समझें। बिल्कुल फजील, अक्सर मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करती हूँ कि जब भी आठ बाज़ारों के मसाइल के हवाले से मैं बात करती हूँ आप बड़े जज्बाती हो जाते हैं। ये जो जज्बाती होना है ना, ये अकेले आप जज्बाती नहीं होते, हम आवाम में निकलते हैं ना, आपने देखा होगा कि हर शहरी जज्बाती होता है। इनके जब मसाइल नहीं हल हो रहे होते। देखें ये हमारा शहर है और अगर हमें दुख होता है ना जब शहर का कोई हम देखते हैं कि हालात इतने बुरे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, और इस शहर के टैक्स से
इस शहर के टैक्स से अय्याशी करने वाले अफसर जब भी इसके लिए अपना 1% भी ना दें, वो इतना बड़ा सान्या हो जाए। अब मलकपुर में जो इतना बड़ा सान्या हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये इदारों की वजह से हुआ है। आप देखें कि लेबर डिपार्टमेंट ने वो फैक्ट्री 2024 में एक दुकान के तौर पर अप्रूव की है कि ये दुकान है जहाँ पर केमिकल बिकेगा। अब दुकान ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडियो की जितनी होगी, और इस स्टूडियो में आप केमिकल के लाकर कैन रख दें तो इतना बड़ा धमाका नहीं होगा, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा मामला हो जाए। वो दुकान उन्होंने अप्रूव की है और उनका एक इंस्पेक्टर आपने डिसमिस किया है या उसको मुअत्तल किया है। ये लेबर डायरेक्टर क्यों नहीं आपने पकड़ा? डिप्टी डायरेक्टर क्यों नहीं पकड़ा? आपने सिविल डिफेंस के अफसरान को क्यों नहीं पूछा? आपने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से क्यों नहीं पूछा कि आपके अंडर ये सारे महकमे, बिल्कुल ये कुछ हो गया, 21-22 लोग जो हैं वो जांबक हो गए हैं। आप यकीन करें, यही अब अगर किसी दूसरे मुल्क में हुआ होता, इस तरह के साने में एक बंदा भी मरा होता, तो वो उस मुल्क का प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म उस जगह को ना छोड़ता। वो कहता कि मैं यहाँ पर तमाम जो नेग्लिजेंस है उसको जब तक देख नहीं लेता, वो अया नहीं कर देता और उस बंदे को सज़ा नहीं देता, मैं उठूँगा नहीं यहाँ से। यहाँ पर आपके डीसी साहब गए हैं, उन्होंने एक विज़िट उधर किया, एक हॉस्पिटल का किया और बस बात ख़त्म। उसके बाद हमें आप डीसी साहब को चाहिए कि वो सिविल डिफेंस वालों को जाकर गले से पकड़ें, उनको कॉलर से, कि भाई आपने वहाँ पर हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं चेक किए। जब ये चीज़ सामने आई है कि वो लेबर डिपार्टमेंट ने एक दुकान अप्रूव की थी, जबकि सोशल सिक्योरिटी ने 30 से 35 बंदों की फैक्ट्री अप्रूव की है, तो आप उन दोनों महकमों को जाकर पूछें, उनको बुलाएं अपने पास। अगर आप नहीं जा सकते, अपने ऑफिस को आप नहीं छोड़ सकते, आपकी कुर्सी आपको नहीं छोड़ती, तो उनको बुला लें आप। बिल्कुल। और अब फिजील अभी भी बुलाकर बहुत सारी कहें, ऐसी फैक्ट्रियां होंगी जो शहरी आबादी में इसी तरह से काम बिल्कुल करेंगी, ऐसी जिनका बहुत सारी इसी नहीं, तरह से होगा कि बहुत एक सारी दुकान नहीं, समझ के अप्रूवल किया होगा और वो अरसा दराज से काम करेंगे। सैकड़ों ऐसी फैक्ट्रियां होंगी जिनके अंदर हिफाजती इक़दाम इसी तरह के होंगे। और मैं सीधी बात कहता हूँ कि इस तरह से हिफाजती इक़दाम हैं भी, कुछ फैक्ट्रियों में होंगे, बहुत सारी में। और वहाँ पर चेकिंग के लिए ये लोग कहते हैं कि जी हमें सनतकार अंदर नहीं जाने देते फैक्ट्री के, वो हमारे साथ लड़ाई करते हैं। भाई आप सारा कुछ कर लेते हैं, जब आप करने पे आएँ सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो आपको जाने इसलिए नहीं देते कि वो आपको बानी पाकिस्तान की फ़ोटो दिखा देते हैं और आप वहाँ से ही खुश होकर वापस आ जाते हैं। आपकी जेबें गरम होती हैं, इसलिए आप फैक्ट्री के अंदर नहीं जाते, हिफाजती इक़दाम को चेक नहीं किया जाता। तो अब मैं ये कहता हूँ कि डीसी फैसलाबाद जो है वो लेबर डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, जो महकमा इसमें डीसी समझते हैं कि उसकी नेग्लिजेंस हो सकती है, उन तमाम के हेड्स को बुलाकर उनको ज़रा उनके ख़िलाफ़ भी पर्चा दें ना। बिल्कुल इसी तरह वो भी उतने ही कसूरवार हैं जितना फैक्ट्री मालिक को कसूरवार इन्होंने कहा है, उसके ऊपर पर्चा हुआ है, उनके ऊपर भी पर्चे दें कि उन्होंने अपने फ़राइज़ क्यों नहीं सर अंजाम दिए। अगर मैं हूँ, मैंने एक फैक्ट्री बना रखी है, मैं उसके अंदर हिफाजती इक़दाम को उस तरह से नहीं कर रहा, मैं 2 नंबरी कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं उनके साथ अफसरान के मिल के कर रहा हूँ, मैं अकेला नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह से। और आपने देखा कि फैसलाबाद की जो फ़िज़ा है वो कितने दिन सोगवा रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अब हम अभी भी इस सानिया से सीखें, हम देखें कि जो इक़दाम हैं वो मज़ीद ठोस करने की ज़रूरत है। फर्दर पे जी 8 बाज़ारों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी बात करते हैं सराफा मार्केट में सोने की कीमत क्या चल रही है। हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतों में रद्दोबदल जारी होता है। कभी गोल्ड जो है वो हमें उसकी कीमत आसमान से बातें करती हुई दिखाई देती है और कभी हमें सोने की कीमत कदरे बेहतर होती हुई दिखाई देती है। तो आज के हवाले से अगर हम देखें तो आज सोने की कीमत में इजाफा हुआ है, जिस पर मैं अक्सर ये बात कहती होती हूँ कि शहरी जो हैं उनकी परेशानी में इजाफा हो जाता है, क्योंकि वेडिंग सीज़न का है, ये सीज़न चल रहा है और इसमें हमने
ने देखा है कि गोल्ड अगर महंगा होता है तो कारोबार पे भी इसके असरात होते हैं। आज की कुछ प्राइस के हवाले से बात कर लेते हैं। तो आज जो 1 तोला सराफा मार्केट में गोल्ड है वो 4,41,700 में फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,78,693 में 10 ग्राम गोल्ड जो है फ़रोख्त हो रहा है। और मजमूई तौर पे ये जो रेट है ये स्टिल बहुत ज़्यादा महंगा है और एक आम इंसान की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। करेंसी रेट देख लेते हैं जी। आज की करेंसी रेट भी कुछ हमें मुस्तहकम दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यूरो के हवाले से बात कर लेते हैं। तो यूरो की जो बाइंग पावर है आज के दिन के हवाले से वो 224.5 है और 227.5 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से सऊदी रियाल की कीमत हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी की तरफ ही रवा दवाएँ 75.10 में बाय किया जा रहा है और 75.55 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम की कीमत जो है वो 76.75 में बाय किया जा रहा है और 77.5 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत कुछ इस तरह से है। आज 369 में बाय किया जा रहा है और 372.6 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत जो है हम देख रहे हैं बाइंग के हवाले से भी स्टेबल है। 281.55 में बाय किया जा रहा है और 281.7 में फ़रोख्त किया जा रहा है। मजमूई तौर पे करेंसी के रेट जो हैं वो खा यूरो हो खा पाउंड हो हम देख रहे हैं कि स्टेबल हैं। और सोने की कीमत में के हवाले से बड़ी मिली जुली सी राय है। आने वाले दौर में सोना सस्ता होगा या महंगा होगा, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आर्ट बाज़ारों के मसाइल के हवाले से, जिसमें इलेक्ट्रिक वायर्स के हवाले से हमने बात की। शहर को ब्यूटीफाई करने के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके साथ एक बड़ा मसला जो मुझे लगता है वो सीवरेज के मसाइल भी हैं। तो इसे उमर आप किस तरह से देखते हैं? सीवरेज के मसाइल की वजह से ख़रीदारों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? वहाँ पर मौजूद शहरी आबादी भी है, जाहिर सी बात है उनके मसाइल भी बढ़ते हैं। तो इस इशू को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं भी इशू और इशू है, लेकिन ये होता है कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि ये ना हल होने वाले हैं या कोई ऐसा है कि जो नामुमकिन चीज़ है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर आप करना चाहें। और उसमें ये होता है कि आप कोई भी है अपने घर को देख लें, तो अगर उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो एक दफ़ा से नहीं हो जाती। पहले उसकी बुनियादें रखी जाती हैं, फिर उसकी दीवारें खड़ी की जाती हैं, फिर लेंटर होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, फिर गैस का होता है। तो इसी तरह के अगर एक एक करके हम ठीक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर आप उसके लिए कुछ करेंगे तो ये है कि सीवरेज के मसाइल जो हैं वहाँ पे शहरी आबादी भी है, ताजर भी हैं। चले ताजरों को हम जैसे बाकी कामों में इग्नोर कर रहे हैं, इसमें भी कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ताजर हैं वो आते हैं दुकान खोलते हैं तो उनको इतना काम नहीं है इसके साथ, वो शाम को अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन जो शहरी आबादी है घंटाघर से मुल्क काठों बाज़ारों में, वो कहाँ पे जाएंगे? उनकी तो रहाइश भी वहाँ पे है, वो बिज़नेस भी जो है वो भी वहीं पे कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बड़ा मसला बनता होता है कि अगर कोई किसी किस्म का भी हो, आप देखें कि मोस्टली इस तरह का होता है कि अगर किसी भी कह लें उसको सीवरेज का ढक्कन गायब होता है ना, तो वो भी 8-8 दिन वहाँ पे नहीं आता, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो उसकी वो भी जैम होती है। और जैम होने के साथ साथ कोई शहरी गुजरता हुआ उस में गिरने का खदशा भी रहता है। और मुतअद्दिद बार इस तरह के वाक़यात जो हैं वो आए भी हैं सामने, लेकिन उसके बावजूद जो है ना इस पर कोई खातिर-ख्वाह इक़दाम जो है वो नहीं किए जाते, हमेशा से इग्नोर ही किया जाता है। लेकिन वही बात कि उसमें दोनों तरफ से इशू है। मैं समझता हूँ, जो मेरी पर्सनल राय है, कि अगर इंतज़ामिया इस चीज़ पे काम नहीं कर रही तो ताजरों को करवाना चाहिए। अच्छा, वो कैसे करवाएंगे? वो उनकी जो ताजर तंजीमें हैं वो जाएँ अपने मसाइल MD वासा को बताएं या DC के पास जाएँ। तो बात वही फजील साहब वाली कि अगर वो जाते भी हैं तो वो इस बात पे खुश हो जाते हैं कि मैंने DC साहब से चाय पी ली है, उसके साथ तस्वीर बना ली है, वो सोशल मीडिया पे लगाएंगे, तो इसका मतलब मेरा काम हो गया। वो काम फिर प्रायोरिटी नहीं रहता, तस्वीर और चाय प्रायोरिटी हो जाती है। मतलब चाय से मुराद कि उनके साथ बैठना, तस्वीर बना लेनी, ताकि पता चले बाकी जितनी भी ताजर तंजीमें हैं मेरे मुखालिफ, या जो मेरी ताजर तंजीम का अगर मैं सदर हूँ उसका, तो मेरे सेक्रेटरी जो है या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनको पता चले कि रांझा साहब की वाह अच्छी खासी जो है ना वो DC साहब के साथ है, ताल्लुकात है। तो वो बस वो फिर काम प्रायोरिटी नहीं रह जाता, फिर ये चीज़ प्रायोरिटी आ जाती है कि मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं, अब वो भी सियाने हैं, पंजाबी में कहते हैं वो भी सियाने, वो भी समझ जाते हैं कि अगर इनका कोई मसाइल हैं भी, अगर वो जो हमने लाखों रुपया लगा के करने हैं मसाइल हल इनके,
तो वो इसके बेहतर है ये है कि इनको बुलाया जाए दफ्तर में, ये भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे कि एक तो वहाँ पे लेबर नहीं हमारी लगेगी, उस पर हमारी कॉस्ट नहीं आएगी, पैसे नहीं लगेंगे, चाय का कप है, तस्वीर है और इनका काम मसला हल हो इसी गया। तरह से। तो ये इस तरह के दीगर भी जितने मसाइल हैं मेरे ख्याल से, अगर इंतज़ामिया देखें, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं होता, बेशक मैं आप है कोई भी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी में ड्रॉबैक है, बिल्कुल इसी लेकिन तरह बात से। ये है कि उसको बावर करवाया जाए कि आप ये गलत कर रहे हैं, इसको ठीक किया जाए। लेकिन अगर बावर करवाने वाले ही इस चीज़ पे आमादा हो जाए कि एक अच्छी सेल्फी हो गई है, मीटिंग हो गई है तो ये इनफ है, तो फिर मसाइल जो है वो बढ़ेंगे, हल नहीं होंगे। बिल्कुल तो इसी तरह से। ये चीज़ है कि दोनों तरफ से है, लेकिन उसमें अब देखें यही बात है कि अगर वो कोई इसी चीज़ को ले लें, आपके किसी मेन हॉल का ढक्कन नहीं है, वहाँ से ताजर को भी मसला नहीं है, इंतज़ामिया को भी मसला नहीं है, एक मेरे जैसा बाहर जाता है वहाँ पे, बिल्कुल। कोई ख़रीदारी के लिए जाता है, वो गिर जाता है, उसका कोई फैमिली मेम्बर गिर जाता है, बच्चा गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, खुदा न खास्ता बड़ा सानिया हो जाता है, कोई जाम बाग हो जाता है, वो फिर ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हर्ट करती हैं, फिर संजीदा बाद में हुआ जाता है, क्योंकि ये तो हमारे न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान का वतीरा रहा है कि जब तक कोई बड़ा सानहा ना हो जाए, कोई बड़ा इशू ना बन जाए जिसमें कोई लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान या जानी नुकसान ना हो जाए, उससे पहले होश नहीं आती। बिल्कुल और मेरे इसी ख्याल तरह से अब जो सीन हमारा बन चुका है, तो हम इस चीज़ पे भी खुश हो जाते हैं कि उसके बाद ही होश आ जाए, तो यही काफ़ी है। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे भी होते हैं कि बड़े बड़े सानहे भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इग्नोर कर देते हैं कि कोई नहीं हो गया। कोई जैसे बात फजील नहीं। साहब अभी बात कर रहे थे, ये साने मलकपुर की, वो बिल्कुल। बहुत बड़ा सानिया हुआ। मैं भी आप यकीन करें कि मैं उसके सेकंड डे पूरा दिन जो है ना वो मैंने रिपोर्टिंग के सिलसिले में वहाँ गुजारा, तो पूरा दिन मजाल है कि कोई एक सिंगल ऑफिसर ने वहाँ का चक्कर लगाया हो। वो क्या कह रहे थे कि अब वो हुआ ये कि जो फैक्ट्री थी उसकी बैग से जितने भी घर थे उनकी बैग सारी उड़ चुकी थी, बिल्कुल इसी तरह छतें उड़ चुकी थी, दीवारें उड़ चुकी थी। वो कहते कि जो पुलिस और काम जो है वो भी 11 बजे के बाद गायब हो गए वहाँ से। मतलब मौसम की शिद्दत भी है, सर्दी हो रही है, किसी एक बंदे ने हमें आके नहीं पूछा कि आप कहाँ सोए हैं। जो बच गए हैं, चले जो जिनके साथ ये कैजुअलिटी हुई वो तो चले गए, लेकिन जो बच गए हैं क्या वो अब बच रहे हैं, वो यहाँ अब वो भी बिल्कुल उनके जाहिर पीछे सी बात जाएंगे। है, जब किसी एक इंसान का फैमिली मेम्बर इस दुनिया से चला जाता है उसके लिए तो ये सानिया कभी भी नहीं ज़िंदगी में भूलेगा। लेकिन ज़रूरत इस अमल की है कि इंतज़ामिया को अब होश के नाखून लेने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया उमर जान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया फसील अहमद, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जी, अगर हम फैसलाबाद के बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि फौरी हल तलब है, लेकिन फिर भी बेनिफिट्स ऑफ डाउट हम दे देते हैं, शायद इस पर काम होना शुरू हो जाए। लेकिन अब इंतज़ामिया को जी इस पर बड़ा फास्ट ट्रैक काम करने की ज़रूरत है ताकि शहरी जो हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सब्जियों की कीमतों के हवाले से। हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कभी इजाफा हो रहा होता है, कभी कमी दिखाई दे रही होती है। चिकन के प्राइस के हवाले से भी देखें तो कभी चिकन की कीमत जो है वो आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही होती है और कभी हम चिकन की कीमत जो है वो मुस्तकिम देख रहे होते हैं। ऐसे में आपकी आसानी के लिए हम आज का भाव सेगमेंट तरतीब देते हैं ताकि जब आप मार्केट जाएँ तो आपको पहले से रेट्स का अंदाज़ा हो। तो चलते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट की जानिब। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी नकवी, बताइएगा कि आज आप मार्केट में क्या सिचुएशन देख रहे हैं फलों और सब्जियों और चिकन की कीमत को लेकर। जी फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ बुध की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 3 रुपये इजाफे के बाद 487 से 490 रुपये हो चुका है, जबकि अंडे फार्मी 347 रुपये फी दर्जन पर कायम है। आलू कच्चा जल का 4 रुपये कमी के बाद 78 से 74 रुपये हो चुका है। प्याज 10 रुपये कमी के बाद 95 से 85 रुपये हो चुके हैं, जबकि टमाटर 15 रुपये कमी के बाद 120 से 105 रुपये हो चुके हैं। अदरक जो है ना 10 रुपये कमी के बाद 300 से 290 रुपये हो चुके हैं। लहसुन हनाई 10 रुपये कमी के बाद 280 से 270 रुपये हो चुके हैं, जबकि सब्ज़ी मिर्च 80 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। फूल गोभी 4 रुपये कमी के बाद 28 से 24 रुपये हो चुके हैं, जबकि बंद गोभी 10 रुपये कमी के बाद 120 से 110 रुपये है। घिया कद्दू 10 रुपये कमी के बाद 50 से 40 रुपये फ़ी किलो है। बैंगन 5 रुपये कमी के बाद 55 से 50 रुपये है, जबकि मटर 160 रुपये है। शिमला मिर्च 250। सेब काला कल्लू 10 रुपये कमी के बाद 340 से 330 रुपये हो चुके हैं, जबकि केला 10 रुपये इजाफे के बाद 120 से 130 रुपये फ़ी दर्जन हो चुके हैं। नार बदाना 50 रुपये इजाफे के बाद
550 से 600 रुपये हो चुका है, जबकि संगाड़ा 30 रुपये कमी के बाद 120 से 90 रुपये हो चुका है और इसी तरह अमरूद 150 रुपये फ़ी किलो है। देखा जाए तो फलों और सब्जियों की कीमतों में रद्द-बदल रिकॉर्ड किया गया है। अलबत्ता आवाम का ये मुतालबा है कि इनकी कीमतों में मज़ीद कमी आनी चाहिए ताकि आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं खेलों की उस सरगर्मी के हवाले से जो कि नौजवानों में बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है, जिसमें ताकत, जिसमें डिसिप्लिन, जिसमें एतमाद की सलाहियत है, जो कि नौजवानों को ये बात एम्पावर करवाता है, ये बात बावर करवाता है कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। जी मैं बात कर रही हूँ टाइक्वांडो के हवाले से, और हम देख रहे हैं कि नौजवानों में ये खेल बड़ा तेज़ी से मकबूल हो रहा है। ना सिर्फ ये हमारे नेशनल लेवल पे बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि इस खेल को हम प्रमोट करते हुए देख रहे हैं। और इसी टॉपिक पे जी हमें बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इजहारुल हक साहब ने। आप जनरल सेक्रेटरी हैं टाइक्वांडो एसोसिएशन पंजाब से, और खेलों के हवाले से अगर टाइक्वांडो को देखा जाए तो बड़ी गहरी और बड़ी एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में रखते हैं, और प्लेयर्स को माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम प्रोमिनेंट करने में इनका जो किरदार है वो सर फहरिस्त है। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं इजहार साहब आप? बहुत शुक्रिया मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में जी वक्त निकाला और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। आप कोच हैं पंजाब टाइक्वांडो टीम से, तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप सुनाएं? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इजहार साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। टाइक्वांडो के हवाले से मैं देखती हूँ कि हमारी बच्चियाँ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें ले रही हैं, यंगस्टर जो हैं वो इस खेल की तरफ राग़िब हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि टाइक्वांडो पंजाब एसोसिएशन का इसमें रोल किस तरह से देख रहे हैं इसे प्रमोट करने में? जी बिल्कुल ठीक है, आपने अच्छा सवाल किया मैडम। जो मुख्तलिफ जो स्कूल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम जो हमारे कोचेज़ हैं उनमें जाकर बाकायदा ट्रेनिंग करवाते हैं। सही। और बच्चों को जो है इसमें प्रमोट कर रहे हैं। इसमें फ़ीमेल और मेल दोनों जो हमारे पास प्लेयर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और हम उनको डिस्ट्रिक्ट से लेकर डिवीज़न और पंजाब और नेशनल बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी उनकी पजीराई करवाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल इसी तरह से है, और ये इक़दाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जब भी हम खेलों की सरगर्मियों के हवाले से बात करते हैं। और स्पेसिफ़िकली हम अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करते हैं, अक्सर ये बात करते हैं कि यहाँ पर प्लेयर्स को उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, उन्हें वसाइल देने चाहिए ताकि वो फैसलाबाद का नाम रोशन कर सकें। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कोच भी हैं टाइक्वांडो टीम के, तो जो नौजवान इस गेम की तरफ आना चाहते हैं, इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा टाइक्वांडो के फ़ायदे के हवाले से बताएँ, और दूसरा ये बताएँ कि जो इस गेम में आना चाहते हैं, प्लेयर्स बनना चाहते हैं, उनमें कौन कौन सी सलाहियत होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैडम हम सेल्फ़ डिफेंस के बारे में बात करते हैं। ये जो गेम है टाइक्वांडो, ये बेसिकली सेल्फ़ डिफेंस से ही निकली है। ठीक है। इसको बाद में स्पोर्ट्स बना के, और सबसे पहली गेम है जो ओलंपिक में मार्शल आर्ट शामिल हुई है ये, और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एज 5 ईयर से लेके अप 60 तक भी प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो जो ज़्यादा एज के लोग हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे ये सिचुएशन है कि सिर्फ एक टीन एजेस जो बच्चे होते हैं वही स्पोर्ट्स को करते हैं, उसके बाद वो अपनी अपनी मसरूफियत में चले जाते हैं। जबकि ये गलत, हमारे माशरे में ये गलत है। होना ऐसा चाहिए कि अगर आपका बच्चा 5 से 6 साल से शुरू हो चुका है तो उसको कंटिन्यूसली ये एक्सरसाइज चलती रहनी चाहिए उसकी, ताकि उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस भी प्रॉपर रहे। अगर उसमें सलाहियतें हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान और पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी जगह पे प्रमोट करेगा। बिल्कुल इसी तरह से है, और हम देख रहे हैं कि अगर इस खेल को प्रमोट करने के हवाले से हुकूमत का रोल देखें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। यहाँ पर मैं इजहार साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें यंगस्टर्स को इंगेज करने के लिए, इस गेम की तरफ राग़िब करने के लिए, तो हमारे पास फैसलाबाद में क्या क्या स्कोप या क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं? जी बिल्कुल ऐसी है जी, हमारे पास काफ़ी सहूलियात हैं। हमारे पास स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं जिसमें बाकायदा जो हमारे कोचेज़ हैं ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और सहूलियत के हवाले से तो ये है कि माशाल्लाह हमारी गेम ही इंडोर गेम है। तो कृष्ण स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में अभी 35वीं नेशनल गेम्स के लिए यहाँ पंजाब टाइक्वांडो टीम का कैंप लगा हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम है जो फैसलाबाद में मुनक़द हो रहा है। और बच्चे और बच्चियाँ जो पूरे पंजाब से पार्टिसिपेट कर रही हैं, मेल और फीमेल 22 बॉयज़ एंड गर्ल्स की टीम जो है उसको हम कमांड कर रहे हैं। और यहाँ से टीम इंशाल्लाह
ट्रेनिंग करवा कर वो कराची में पार्टिसिपेट करेगी नेशनल गेम्स में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं अगर आप में टैलेंट है। और वैसे भी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मैं ये बात कहती हूँ कि हम लोगों को सेल्फ़ डिफेंस आना चाहिए। जिस तरह के आज की सोसाइटी चल रही है, खा वो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ को, इस ज़रूरत को महसूस करना चाहिए। जी बिल्कुल मैम, सेल्फ़ डिफेंस की अगर बात की जाए तो स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग करें इसको 1 ईयर तक तकरीबन मोस्टली वो सेल्फ़ डिफेंस सीख जाती हैं। ठीक है। अभी हमारे पास जो मोस्टली पेरेंट्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सेल्फ़ डिफेंस सीखें। सही। जब वो बच्चा ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, उसको 6 मंथ 7 मंथ हो जाते हैं, तो फिर उसको इसका हॉर्न का पता चल जाता है, नॉलेज आ जाता है, तो वो फिर कहते हैं नहीं ये तो प्रॉपर भी चल सकता है। तो इसलिए ये इस गेम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये नहीं है कि ये आपका टाइम ज़ाया करे ज़्यादा। ठीक है। मीन्स कि अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो वो पूरा दिन बिल्कुल इसी आपको तरह जाना पड़ता है। यहाँ पे हमारे क्लब्स में 1 से 1.5 घंटा डेली बेस पे बच्चा ट्रेनिंग करे तो वो इंशाल्लाह 2 से 3 साल में नेशनल लेवल तक आ जाता है। ठीक है। अगर टाइक्वांडो को जितना मैं समझ पा रही हूँ, जितना मैंने रिसर्च किया है, इसमें मुझे लगता है कि ताकत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें आपकी खुद एतमादी मैटर कर रही होती है। तो किस तरह से इन 3 चीज़ों को हम एक साथ लेकर चल सकते हैं, वो लोग, वो नौजवान जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं? असल में बेसिकली मैम जो हमारी ट्रेनिंग होती है ना, उसमें ये स्टेप बाय स्टेप तीनों चीज़ें हम मेंटेन करते रहते हैं बच्चों की। सबसे पहले जैसे ही फर्स्ट टाइम पे बच्चा आता है, डिसिप्लिन उसको सिखाया जाता है। सही। कि आपने सीनियर की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, टीचर्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, अपने से बड़े की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, क्योंकि ताइक्वांडो सबसे पहले डिसिप्लिन का गेम है। ठीक है। जैसे जैसे वो फिर आगे जाता है, ऑटोमेटिकली उसमें खुद एतमादी भी आती जाती है और उसकी पावर, उसको यूटिलाइज़ करने का पता चलता रहता है कि मैंने इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। सही, बिल्कुल इसी तरह से है। अभी मैं इजहार साहब आपसे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर रही थी, जब टाइक्वांडो के हवाले से हमने बात की तो मैंने कहा कि ये गेम ज़्यादा टफ तो नहीं है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि अक्सर अगर मैं बच्चियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि नर्म मिजाज होती हैं और ऐसे में हमें सेल्फ़ डिफेंस भी करना होता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि वो लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कितना टाइम लगेगा और कितनी जल्दी हम सेल्फ़ डिफेंस सीख सकते हैं? जी बिल्कुल, जी फीमेल के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, इतना मुश्किल काम नहीं है और ये नाजुक गेम है, टफ गेम ज़रूर है, लेकिन यह है कि एक रूटीन वर्क है। जैसे बच्चे दूसरी स्पोर्ट्स करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ये भी एक गेम है। ठीक है। तो एज ए गेम जब बच्चे आएंगे तो जो हमारे ट्रेनर हैं उसको ट्रेन कर लेंगे इंशाल्लाह, वरी ना हो। मैं तमाम जितने भी सोने वाले हैं, ठीक है, जो घर में बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पेरेंट्स को लेकर आएँ, खुद भी आएँ और इस गेम में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। ये सेल्फ डिफेंस भी है, एजुकेशन भी है और स्पोर्ट्स भी है। ठीक है। और यंगस्टर्स को टैलेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जाए? जी बिल्कुल ऐसी जी, जो बच्चे बिल्कुल हम ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके बाद जो इनकी बेल्ट सरमनी होती है, बेल्ट अपग्रेड होते हैं, तो जैसे जैसे बच्चे का रैंक बढ़ता है और वैसे ही इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को हम प्रमोट करते हैं और वो बच्चे उसी तरीके से ही डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और नेशनल और इंटरनेशनल पर बच्चा पजीराई कर सकता है और उसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। सही। मैक्सिमम जो है वो 2 साल में बच्चा हम ट्रेन करके उसको नेशनल लेवल तक पहुँचा देते हैं। सही, बिल्कुल इसी तरह से है। और कोई भी गेम है, हाँ हम क्रिकेट के हवाले से बात करें, हॉकी के हवाले से बात करें, टाइक्वांडो के हवाले से बात करें, इसमें आपकी कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है, इसमें आपका हार्ड वर्क मैटर करता है, इसमें आपकी डेडिकेशन मैटर कर रही होती है। तो आप जब भी कोई भी अपने करियर के लिहाज से पर्सपेक्टिव चूज़ करते हैं तो इन 3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम टाइक्वांडो के प्लेयर्स के मसाइल के हवाले से बात करें तो आपको क्या मसाइल नज़र आते हैं टाइक्वांडो? जी मैडम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंजरी जो है ना वो प्लेयर को आ जाती हैं। क्यों? उसकी एक वजह है कि अगर प्लेयर 1 वीक गैप के साथ दोबारा ट्रेनिंग में आता है, तो वो एक ही दिन में वो गैप पूरा नहीं होता। बिल्कुल सही। तो वो गैप के लिए प्लेयर जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ करता है तो इंजरी में चला जाता है। सही। तो उसके लिए वो अपने ट्रेनर या अपने कोच की रहनुमाई से अगर चलता रहेगा तो इंजरी से बचा रहेगा। ठीक है। दूसरा, डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अभी जो हमारा पंजाब टीम का कैंप लगा हुआ है यहाँ पे क्रिस्चियन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जितनी माशाल्लाह यहाँ पर ट्रेनिंग अभी 3 घंटे का सेशन सुबह का है, 2 घंटे का सेशन शाम का है। अगर इस सेशन में अगर प्लेयर को उस हिसाब से डाइट नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर बात है वो उसकी बिल्कुल इसी तरह से रिक्वायरमेंट है, यस उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो वो डाउन हो जाएगा। तो माशाल्लाह यहाँ पे पंजाब ओलंपिक या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड
और बड़ी अच्छी डाइट दे रहे हैं प्लेयर्स को, और प्लेयर भरपूर तरीके से ट्रेनिंग भी कर रहे हैं यहाँ। बिल्कुल इसी तरह से है। मैं इजहार साहब आपसे भी जानना चाहती हूँ, ज़ाहिर सी बात है आप प्लेयर्स के मसाइल को बड़े नज़दीक से देखते हैं, मसाइल पर डिस्कशन भी करते हैं, तो आपकी नज़र में कौन कौन से टाइप जी बिल्कुल ऐसे जी कि मेरे नज़दीक तो यह है कि हमारे पास जो है वो सामान जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें नहीं मिल रहा। और मैं काफ़ी अरसे से इसी दगोदो में हूँ कि जो पाकिस्तान की जो ताइक्वांडो है, जैसे KPK है, जिस तरीके से सिंध है, या अपने डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पास बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ चुका है, बिल्कुल सही। इक्विपमेंट जो है उनके पास लेटेस्ट हैं, जदीद ट्रेनिंग कर रहे हैं। सही। लेकिन हमारे पास जो, मैं काफ़ी अरसे से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से भी, पंजाब ओलंपिक से भी, अपने जो अदारे हैं फैसलाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड से भी, कि हमें वो सहूलियात दी जाए जो जिससे हम बच्चों को ट्रेनिंग दे सके। लेकिन वो सहूलियात हमारे पास अभी नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं वो बगैर लेटेस्ट सामान के खेल रहे हैं। तो कोशिश तो हमारी है कि इंशाल्लाह हमारी सुनवाई हो जाएगी। बट यह कि कोशिश इंशाल्लाह है कि हम जो मुखिया ज़राअत हैं उनसे भी रब्ता कर रहे हैं कि वो जो सिस्टम है वो इतना सस्ता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से है। अगर हम प्लेयर्स के मसाइल को हल नहीं करेंगे तो हम देखेंगे कि हम पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है वो वेस्ट कर देंगे। फर्दर भी ताइक्वांडो के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं खेलों के हवाले से। खेल जो है वो इंसान को मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिज़िकली भी एक्टिव करते हैं। आज के दौर में हम एक तरफ देखते हैं कि खेलों की सरगर्मियाँ बड़ी महदूद हो गई हैं, और दूसरी जानिब हम ऐसे लोग भी देखते हैं कि जो कि खेलों की सरगर्मियों को अब मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, जिनमें इज़हारुल हक़ साहब भी हैं और इस तरह से गुलाम मुस्तफ़ा जो कि कोच भी हैं ताइक्वांडो के। तो मैं यहाँ पर गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम ताइक्वांडो प्लेयर के हवाले से देखें तो ताइक्वांडो प्लेयर की एक रूटीन किस तरह से होती है? अच्छा, सबसे पहले तो मैडम चूँकि हमारे पास जो ग्रास रूट लेवल का प्लेयर आता है तो उसकी रूटीन बड़ी टफ़ होती है, क्योंकि उसने अपनी स्टडी को भी लेके चलना होता है, साथ साथ उसके घर के काम भी होते हैं। तो उसका क्लब का जो टाइम, ट्रेनिंग टाइम होता है वो इवनिंग में ही हमने रखा हुआ है। ठीक है। वैसे बेसिकली अगर अच्छे प्लेयर थोड़े ऊपर चले जाएँ तो वो मॉर्निंग में भी एक सेशन लेते हैं 1 घंटे का नमाज के बाद, और इवनिंग में भी। इसी तरह थोड़ा और ऊपर आ जाएं, जैसे अभी पंजाब टीम का कैंप लगा हुआ है, जिस बच्चे को पता होता है कि मैंने नेशनल खेलनी है तो उसको अपना टाइम बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। मींस के कम से कम रूटीन में उसे 3 से 4 आवर्स जो है वो ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अब जो बच्चे नेशनल कैंप में आ जाते हैं वो ज़्यादातर बहुत सी चीज़ें खुद कर रहे होते हैं। ठीक है। अब कोच ने वहाँ पे टेक्निकली चीज़ों उसकी ठीक करनी है, सही, बेसिक वो कर चुके होते हैं ग्रास रूट लेवल पे। ठीक है। और जब वो नेशनल कैंप में आ जाते हैं वहाँ पे फिर हमें उसे टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा करवानी पड़ती हैं। ठीक है। क्योंकि ये ना हो कि वो बड़ा अच्छा प्लेयर है लेकिन टेक्निकल चीज़ों की वजह से वो लूज़ कर जाए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें लेके ग्रास रूट लेवल से नेशनल लेवल तक हमने प्लेयर को लेके चलना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से रूटीन बड़ी मैटर कर रही होती है कि आप किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर चलते हैं। इजहार साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर एक तरफ हम टैलेंट के हवाले से बात करते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैलेंट तो होता है लेकिन वसाइल हमारे पास बड़े लिमिटेड से होते हैं। तो वो लोग या वो बच्चे बच्चियाँ जो कि टैलेंटेड हैं लेकिन वसाइल की कमी की वजह से इस फील्ड में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए ताइक्वांडो एसोसिएशन किस तरह से काम करता है? जी बिल्कुल ऐसे ही जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो हमारी ये कोशिश होती है मैडम कि हम बच्चों को जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट सिखाएँ। जो गरीब बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके पास जो कुछ नहीं कर सकते, उनको हम यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं, उनको इक्विपमेंट भी देते हैं। जिनके पास टैलेंट होता है उसकी पूरी पजीराई करवाते हैं ताकि वो बच्चा हमारा ज़ाया ना हो और आगे निकल जाए। बिल्कुल सही, इसी तरह से है क्योंकि अब हमने इस गेम को प्रमोट करना है। नेशनल लेवल पे हमने देखा है या अगर हम इसे सूबाई लेवल पे देखें, बड़े अच्छे इक़दाम आपकी जानिब से किए जा रहे हैं। अब इससे थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं, हमारा नेशनल लेवल है वहाँ पर भी है, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि हमें इंटरनेशनली अपनी साख्त को मजबूत करने की ज़रूरत है, और वो तब होगा जब प्लेयर के मसाइल हल होंगे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल मैडम, ऐसे है कि जब नेशनल लेवल बच्चा आता है तो उसने इंटरनेशनल खेलनी है, तो इसके पास वसाइल नहीं है, तो फेडरेशन और एसोसिएशन उसके लिए फ़ंड रेज करती है। और जो प्लेयर बिल्कुल नेशनल टीम में चले जाता है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन जो है हमारी, उसको बिल्कुल फंड्स देते हैं। ठीक है। वो उन्हीं बेस पे बाहर जाता है। ठीक है। जो बच्चे रैंकिंग के लिए जाते हैं प्लेयर खेलने के लिए, उनमें एसोसिएशन और फेडरेशन की
जो है वो तावन साथ होता है, तभी बच्चा इंटरनेशनल पजीराई करता है। बिल्कुल इसी तरह से है, और ये कॉपरेशन और ये ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन साथ साथ ज़रूरत इस समय की भी है कि पंजाब हुकूमत भी प्लेयर्स के इन मसाइल को समझे और इसके हल के लिए एसोसिएशन के साथ इकदाम करे। मैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप कोच हैं, आपने बहुत सारे लोगों की रहनुमाई भी की होगी। आज के दौर के हवाले से हमारी जनरेशन को ताइक्वांडो के हवाले से ट्रेन करने में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही हैं? जी मैडम, बिल्कुल आपने सही कहा है। प्रॉब्लम्स मैम, चूँकि ये हमारी इंडोर गेम है और मेरी एसोसिएशन से भी सर से भी अक्सर बात होती है कि सर हमारे पास ना जैसे बैडमिंटन का या स्क्वैश का इंडोर जगह बनी हुई है कॉम्प्लेक्स में, तो हमें मिलती है जब हमारा कैंप लगता है इंडोर या हमें कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आ जाता है हमारा, तो फिर हमें इंडोर जगह मिलती है। तो मेरी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह फैसलाबाद को ताइक्वांडो के लिए कोई इंडोर जगह परमानेंट दे दे। गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है और जो हमारी मुतलका स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है उनसे भी यही है कि हमें कोई इंडोर ताइक्वांडो के लिए जगह परमानेंटली मिलनी चाहिए। पूरे फैसलाबाद में कहीं नहीं है। ठीक है, सही। और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप बड़ी अच्छी कोचिंग करते हैं, ठीक है, हमारे छोटे बच्चों के हवाले से भी, बच्चों के हवाले से भी, तो एक अच्छा ताइक्वांडो प्लेयर बनने के लिए एक इंसान में क्या क्या एबिलिटीज़, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए मैडम, जो ये टैलेंट होता है ना, ये कुदरती भी होता है। कुछ प्लेयर तो अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन 50% ऐसे बच्चे आते हैं जो हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं स्कूल्स में या क्लब में, तो वो कुदरती तौर पे हमें नज़र आ जाता है कि ये बच्चा आने वाले मुस्तकबिल का ये नेशनल बनेगा हमारे लिए। लेकिन जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं ना, उनको थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, ठीक है, लेकिन वो भी बड़े अच्छे प्लेयर बनते हैं। ठीक है। अब उनके लिए ज़रूरी ये है कि थोड़ा सा उनके पेरेंट्स उनके साथ उनको पुशअप्स करें हमारे साथ मिलके, जैसे जितनी हम मेहनत करते हैं बच्चे के साथ, अगर पेरेंट्स हमारा साथ दें तो वो बच्चा जल्दी निखर सकता है। पेरेंट्स के हवाले से आप बात करें तो मेरे जहन में एक बात आई है कि पेरेंट्स को ये बावर करवाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये गेम महफूज है, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे ताइक्वांडो सीखें, इस फील्ड में आएँ, एक नाम बनाएं, लेकिन जाहिर सी बात है बीइंग अ पेरेंट्स कुछ खदशात भी होते हैं। तो पेरेंट्स को ये किस तरह से बावर करवाया जाए कि ये एक महफूज सरगर्मी है? अच्छा मैडम, पहले जो था ना, अब से कुछ 10 साल पहले जो ताइक्वांडो होती थी वो विदाउट जो एसेसरीज़ है उसके साथ बगैर प्लेयर्स खेलते थे। लेकिन अब चूँकि आपको पता है कि दौर चेंज हो गया है, हर चीज़ में जिद्दत आ गई है, तो ताइक्वांडो जैसे हम क्रिकेट लगा लें, उसके पैड्स होते हैं, हेलमेट्स होते हैं, हर चीज़ सेफ्टी के लिए, ऐसे ही ताइक्वांडो में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। और जितने भी क्लब कोचेज़ हैं, मेरा ख्याल है कि मोस्टली के पास सामान मौजूद है। बिल्कुल सही। अगर वो बच्चे को बाकायदा वो चीज़ें पहना के ट्रेनिंग करवाएं तो इंजरी से बचा जा सकता है और ये डर ख़त्म हो जाता है कि इसको चोट लगेगी। बिल्कुल सही। अगर नहीं डालते तो जाहिर बात है वो खदशात रहते हैं कि कहीं चोट ना लग जाए। बिल्कुल सही। लेकिन मैं अभी भी यही कोशिश करता हूँ, जितने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, कोर्सेज़ होते हैं, जो कोचेज़ आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के या क्लब लेवल के, तो उनको बाकायदा गाइड किया जाता है, पढ़ाया जाता है, स्टडी दी जाती है कि आपने ट्रेनिंग किस तरह करवानी है। और उसमें ये भी चीज़ें मेंशन होती हैं, ये भी कोर्सेज में शामिल होता है कि एज वाइज क्या क्या ट्रेनिंग्स हैं। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप 40 साल वाले को 10 साल वाली ट्रेनिंग करवाएं या 50 साल वाले को 20 साल वाली ट्रेनिंग करवाएं। वो उसकी एनर्जी, उसकी पावर और उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग हर तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम बने हुए हैं, उसके मुताबिक होती है। बिल्कुल सही। इसी तरह से यहाँ पर ज़ाहिर साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हमने मिसाल तो देखे कि प्लेयर्स के मसाइल क्या हैं, अब इसे अगर हम हुकूमती सतह के हवाले से देखें तो हुकूमती सतह पे क्या क्या ताउन आप लोगों को दरकार है या कितना ताउन किया जा रहा है? जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह आप तो बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। बच्चों की डाइट से लेकर बच्चों की अकोमोडेशन से लेकर सारा वही कर रहे हैं जब गेम्स होती हैं। तो अभी फैसलाबाद भी हमने पिछले दिनों में पंजाब चैम्पियनशिप कराई, तो जिसके नाम था कमिश्नर गोल्ड कप, ठीक है, पंजाब। तो कमिश्नर साहब ने बहुत ज़्यादा, फैसलाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमारे साथ ताउन भी किया, हमारा टोटली इवेंट करवाया। ठीक है। तो इस तरीके से मैं डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमें वो इक्विपमेंट दिए जाएँ, ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत है। सही। अगर वो हमें सामान फराहम कर देंगे तो गोल्ड हम लेके आएंगे। ठीक है। अभी नेशनल गेम्स हो रही हैं, तो जितने भी अदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो ट्रेनिंग तो लेटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर मैनुअल ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो गोल्ड तो इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे, बढ़ जाएगा, हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो हमें यही रिक्वेस्ट है तमाम अदारों से कि जो बच्चों की प्लेयर्स की ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखें। ठीक है। हमें वो चीज़ें फराहम करें
ताकि आने वाले टाइम में फिर हमसे तो रखें कि हम गोल्ड देंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये मसाइल हल होने चाहिए। मैं कहती हूँ कि फैसलाबाद की मिट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है और अब हमें इसे किस तरह से संभालना है ये हम पर डिपेंड कर रहा है, हमसे मुराद हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहा है। हमें न्यू टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो उनके मसाइल हैं उन्हें हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम ताइक्वांडो के हवाले से बात कर रहे थे, तो फैसलाबाद में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जाके जो लोग इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो इसके स्कोप के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताइएगा। अच्छा मैम, फैसलाबाद में तकरीबन जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ पे ताइक्वांडो की ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है। जिस एरिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ के जो रहायशी हैं, पेरेंट्स हैं, वो कोशिश करें कि अपने बच्चों को वहाँ पे कांटेक्ट करें, वहाँ जाएं, वहाँ पे कोच से मिलें, अपने बच्चों को वहाँ पे भेजें ताइक्वांडो सीखने के लिए। इसके अलावा प्राइवेट सतह पे भी बहुत से क्लब्स हैं, ठीक है, जो जिनको हम कह सकते हैं कि ये ट्रेनिंग के लायक हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग की जा सकती है। लेकिन हमें बचना भी है फेक कोचेज़ से, ठीक है, उन लोगों से जिन लोगों ने किसी उस्ताद से ट्रेनिंग नहीं की, सिर्फ 2-4 दिन कहीं लगाए, 2-4 दिन कहीं और कोच बन गए हैं। सही। वहाँ से बचना भी है और उससे बचने का बहुत आसान सा हल है। ठीक है कि आप उसका कोचिंग सर्टिफिकेट देखें, ठीक है, उसके ऊपर उसका नंबर लगा है, सर्च करें, अगर तो वो उसका कोचिंग सर्टिफिकेट आ जाता है तो वेल एंड गुड है, गुड है। उसके साथ कंटिन्यू और किया जाए। दूसरा आपको पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी चूँकि फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, तकरीबन ताइक्वांडो की फील्ड का हर बंदा उनको जानता है। ठीक है, ठीक है, पेरेंट्स को अगर नहीं तो क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आएँ, पूछें, उनसे रब्ता करें, उनसे कहें जी फ़लाँ कोच के पास हमारा बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है, क्या ये कोच इस लेवल का है कि हमारे बच्चे को ट्रेन कर सकता है। बस ये मेरी पेरेंट्स से या देखने वालों से गुजारिश है कि फेक कोच से बचे। बिल्कुल इसी तरह से है, फेक कोचेस की वजह से बच्चों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और इस चीज़ पे तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जहाँ पर बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पर पेरेंट्स को बड़ा रिसर्च करके और ऑथेंटिक कोचेस की तरफ जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे महफूज रहें। यहाँ पर सारुल हक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि इस गेम को ना अब मज़ीद प्रमोट करना चाहिए, इसे सब्जेक्ट्स का हिस्सा होना चाहिए, और आप इस चीज़ को, आप इस ज़रूरत को किस तरह से महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसी है जी। इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज जितने भी बोर्ड के हमारे इवेंट हैं, जो पहले गेम्स होती थी बोर्ड्स की, उनमें तमाम स्पोर्ट्स जो थी वो बोर्ड करवाता था। ठीक है, अभी वो नहीं है। अभी बोर्ड जो है कुछ चंद गेम्स करवाते हैं और कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। तो मेरा ख्याल में अगर बोर्ड्स और डिविजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या डिविजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिलके करवाएं इवेंट्स, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस तरीके से जब तक गेम्स को हम स्कूल लेवल पे से शुरू नहीं करेंगे, कोई भी स्पोर्ट्स ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, तो ताइक्वांडो तो वैसे ही ब्रांड है, बिल्कुल इसी तो तरह से। माशाल्लाह ताइक्वांडो ओलंपिक गेम है, ब्रांड है। ये तो वैसे फिजिकल फिटनेस के लिए हर बच्चे को और हर फर्द को सीखनी चाहिए। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने कमे बाला से कि इसको ग्रास रूट लेवल से शुरू किया जाए, स्कूल से शुरू किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में जो बच्चे जो हेल्थी माइंड और हेल्थी बॉडी इंशाल्लाह होगी, तो तब बच्चे आगे वो जज भी बनेंगे या स्टेट भी बिल्कुल इसी बनेंगे, तरह से। वकील भी और बनेंगे। आज के दौर के हवाले से मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि सोशल इवल्स ने हमें जकड़ लिया है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारी हेल्दी एक्टिविटीज़ बड़ी महदूद रह गई हैं। ऐसे में बच्चों को ताइक्वांडो की जानिब या कोई भी ऐसी खेल की सरगर्मी है जो कि आपके बच्चों को जहन को बरकरार रख सकती है, ज़हनी तवाज़ुन को पुरसकून रख सकती है, तो उस पर लाजमी पार्टिसिपेट करना चाहिए। वक्त हुआ है जी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। अब बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सालगिरह के हवाले से। आपकी सालगिरह हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी सेलिब्रेशन को हम शामिल करते हैं सिटी एट 10 में, और अगर आप चाहते हैं आपकी सालगिरह हम सिटी एट 10 में शामिल करें तो बर्थडे के हवाले से पिक्चर्स या वीडियोज़ आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। आपकी बर्थडे जो है वो सिटी एट 10 में हम शामिल करेंगे। आज की सालगिरह देख लेते हैं जी। आज जो हमारे पास सबसे पहली सालगिरह मौजूद है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट अहमद जब्बार की। अहमद जब्बार, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो देखते हैं ये क्लिप।
बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ताइक्वांडो के हवाले से। बैनुल-अक़वामी सतह पे भी, नेशनल लेवल पे भी ये गेम जो है वो दिन ब दिन अरूज पा रही है, और हम देख रहे हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जिसमें बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो इस गेम की तरफ बड़ा राग़िब हो रहे हैं। और कैसा ये सफ़र है, प्लेयर से भी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें प्रोग्राम में जी ज्वाइन किया है ताइक्वांडो के प्लेयर ज़ीशान ने, तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़ीशान आप? अल्लाह का शुक्र, आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ीशान, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने कब से ताइक्वांडो गेम को स्टार्ट किया, कैसा सफ़र रहा आपका? मैंने 2017 में स्टार्ट किया है ठीक है। ताइक्वांडो, और मैंने वो अब स्कूल में था। ठीक है। स्कूल से स्टार्ट किया, स्कूल लेवल खेला, ठीक है। उसके बाद मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में इसमें हमें ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि अगर हम अफोर्डेबल नहीं करते कॉलेज ठीक लेवल है। को, कॉलेज में नहीं यानी कि पे कर सकते, तो हमें ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी होती है कि हम कॉलेज में फ्री मिलते हैं, फ्री जाते हैं कॉलेज में, उनकी तरफ से खेलते हैं, ठीक है। फिर कॉलेज लेवल खेला, फिर यूनिवर्सिटी लेवल खेला। ये ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। और ज़ीशान के हवाले से मैं ये बात भी नाज़रीन को बता दूं कि ज़ीशान जो है वो माशाल्लाह ब्लैक बेल्ट भी हैं। तो ज़ीशान, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, ये जो ब्लैक बेल्ट तक का सफ़र था ये कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस आए? और ताइक्वांडो के हवाले से अमूमन जो मेरे जहन में कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपकी जो है मेंटली पार्ट वो भी बड़े ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आपकी फ़िज़िकल पार्ट जो है वो भी ज़रूरी है। तो आपके लिए ये सफ़र कैसा रहा? ये बहुत अच्छा भी रहा है, टफ़ भी था, ठीक है, मुश्किल भी हुई है। इसमें ये होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि हम शुरू से तो नहीं हर चीज़ सीखे, तो इसमें हमारी स्टिचिंग, किक्स और इनका बैलेंस, सबसे ज़्यादा जो टफ़ चीज़ है हमारी वो स्टिचिंग होती है। ठीक है। स्टिचिंग होती है, उसमें वो बहुत टाइम लगता है, यानी कि डे बाय डे ऐसे आप, सही। तो ये जैसे जैसे चलता जाता है तो इंशाल्लाह कि बंदा प्लेयर बन जाता है अच्छा, ठीक है। किक्स और बिल्कुल मेंटेन हो जाती है हर चीज़। तो ऐसे ही सफ़र चलता रहा है कि बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब नेशनल गेम्स में सिलेक्ट हैं, 35वीं नेशनल गेम में। सही। तो ये एफ़र्ट की है तो बिल्कुल इसी तरह से। और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको बड़ी एफर्ट से मिल रही होती हैं, और आपको अपने टैलेंट पे यकीन होना चाहिए। यहाँ पर इज़हारुल हक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम पंजाब के प्लेयर्स का कंपैरिजन करें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप पंजाब के प्लेयर्स को, पंजाब के टैलेंट को किस लेवल का देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही बहुत अच्छा सवाल किया आपने। माशाल्लाह, आप तो पंजाब के जो प्लेयर्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल में पजीराई कर रहे हैं, और हमारे बच्चे जो अभी रिसेंटली जो 2 इवेंट्स हुए हैं, तो अरे आज़मी हुआ है और एक इंटरनेशनल हुआ है, वहाँ भी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और अच्छी रैंकिंग में वो माशाल्लाह खेल कर आए हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट इवेंट जो हमारे कनाडा का आ रहा है, एक अमेरिका का आ रहा है, तो वो फरवरी में, उसमें भी हमारे पंजाब के जो बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेके आएंगे। ठीक है, ज़ाहिर सी इंशाल्लाह हमारी जो नेक तमन्नाएं हैं वो आप लोगों के साथ हैं। आप इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। इंटरनेशनल लेवल के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, जैसे कनाडा का इवेंट आ रहा है, आपने माजी में भी बड़े इंटरनेशनल इवेंट अटेंड किए होंगे। जब आप वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर आपको क्या महसूस हुआ, क्या रियलाइजेशन हुई कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, या हम कहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में बेहतर भी होंगे? इस हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, ऐसे बेहतर भी हैं और लूज़र भी हैं। बेहतर इसमें है कि हमारे बच्चे जो हैं वहाँ जाकर सीखते भी हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल सतह पर हमारी जो ताइक्वांडो है इसका अब नाम है। अगर पाकिस्तान 4 इवेंट करवा चुका है, इसका मतलब यह है कि हम इंटरनेशनल पर पजीराई कर रहे हैं। ठीक है। तो जो प्लेयर हमारे बाहर जाकर खेलते हैं वो मेडल लेके आ रहे हैं। ठीक है। हमारे पास माशा सैफ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, हम सैफ गेम्स के विनर भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे और बच्चियाँ इंटरनेशनल में पंजाब की जो पजीराई कर रही है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि टैलेंट की कमी नहीं है जी। ज़ीशान, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ, सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से ज़ाहिर सी बात है कुछ टेक्निक्स भी होती होंगी, उन्हें किस तरह से हम फॉलो कर सकते हैं? आप कुछ टेक्निक्स जो हैं वो वर्बली हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग जो कि सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से थोड़े से कॉन्शियस होते हैं उनके लिए आसानी हो जाए। जी, ये ऐसे होता है कि हम जो सिंपल एक्सरसाइज जो होती है ना सेल्फ डिफेंस की, ये हमें बेसिक से सिखाई जाती है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस। तो जो सिंपल होती है वो तो आपको मैं करके दिखा सकता हूँ क्या कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मुझे जस्ट वर्बली जानना है, जैसे कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, तो उस हवाले से मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। तो ये अपना टेक्निक्स तो सिंपल ही है, ठीक है। मीन्स के हमें जो सिखाया गया है वो हम यूटिलाइज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक है।
उसमें ये होता है कि अगर हम पे कोई अटैक करे तो उसका भी सेल्फ डिफेंस हम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, रैंडमली कोई आ गया बंदा तो हमें अटैक करे किसी से भी, चाकू से या किसी अपना छड़ी वगैरह से ऐसे, तो उसका भी हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ डिफेंस इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि आपको इसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। जी, और जी। जैसे मैं भी बात कर रही थी कि ताइक्वांडो जो है वो गेम है ताकत की, वो गेम है डिसिप्लिन की, वो गेम है खुद एतमादी की। तो आपने ये 3 चीज़ें किस तरह से साथ लेकर चले, और कहीं पर अगर प्रॉब्लम आई तो आपने उसे किस तरह से कॉप अप किया? ये हम जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं गेम को, ठीक है। तो इसी में हमें डिसिप्लिन वगैरह सिखाया जाता है। ठीक है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम चलते हैं, जैसे कि हम बेल्ट प्रमोशन टेस्ट पे जाते हैं, हमारा वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ऐसे तो ऐसे ऐसे हमारा डिसिप्लिन भी अप होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम अपने जूनियर्स को ये चीज़ें सिखाते हैं डिसिप्लिन के बारे में, जो जो हमें ठीक है। बताई जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से है। इज़हार साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में ताइक्वांडो प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ क्या होती है और उसे किस तरह से कवर अप किया जा सकता है? जी बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने जी। सबसे बेहतर है कि हम जो बच्चों को चैलेंज होता है जब वो फाइट्स होती हैं और हमारे पम्जे के कंपटीशन होते हैं। ठीक है। जैसे अभी नेशनल गेम्स के लिए हम जा रहे हैं तो बच्चों को स्टेमिना है, वो बच्चों का काम होता है। ठीक है। स्टेमिना जो है ना बहुत बड़ा इशू है। अगर सही। बच्चों का स्टेमिना बेहतर होगा तो आगे आगे जाकर बच्चा उसको सही परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो खरोगी वाले प्लेयर हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। यहाँ पर 3 घंटे की ट्रेनिंग है सुबह की, ठीक है। और 2 घंटे की ट्रेनिंग है शाम को। तो 5 घंटे जो है एक टफ ट्रेनिंग, इंटरनेशनल कोच जो हमने बुलाए हुए हैं उनके पास स्किल है, वो उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे जाकर हम इंशाल्लाह फाइट भी करेंगे और पम्जे में एक गोल्ड भी लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से है। और बाकी ये तमाम तर चीज़ें ना बड़ी मैटर कर रही होती हैं, और ख़ास तौर पे जब हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपना 100% दे रहे होते हैं, तो उसमें हम हार जीत का नहीं सोचते, उसमें सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, हम हमारे शहर के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये बड़ी इस खुशी का जो एहसास है ना, वो एक अलग सा महसूस हो रहा होता है। और दूसरी जानिब प्लेयर्स के मसाइल के हवाले से मैं अक्सर ये बात कर रही होती हूँ कि इस पे हमें भी संजीदगी से ध्यान देना है कि अगर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा पुरजोश हैं, तो दूसरी तरफ हमें भी उनका हाथ थामना है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम प्रोग्राम में जी बात कर रहे हैं ताइक्वांडो के हवाले से। ताइक्वांडो के हवाले से हमेशा बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये डाउट होता है कि बड़ी टफ़ गेम है, बड़ी मुश्किल है, महफूज है या नहीं है। और ऐसे में बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि ये गेम सीखना चाहती हैं, लेकिन मेरी तरह उनके जहन में भी ये सवाल आ रहा होता है कि आया ये महफूज है या नहीं है। लेकिन ईमान ज़हरा जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने ये बात साबित की है कि अगर एक ख़ातून जो हैं वो अपनी पावर पे यकीन रखती हैं, अपने खुद एतमादी पे इसके सफ़र को इसी तरह से जारी रखती हैं, तो वो ना सिर्फ नेशनल पे बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। तो आइए खुशामदीद कहते हैं ईमान ज़हरा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ईमान आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। ईमान, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने कब ताइक्वांडो के हवाले से ये सफ़र का आगाज़ किया? मुझे सन तो नहीं पता, बट ये था कि मैंने ताइक्वांडो को अपनी 6 ईयर में एज में मैं स्टार्ट, और मैं आई थिंक कि 7 या 8 क्लास पे थी जब मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया था। ठीक है। तो अब तक मुझे 12 से 13 साल होने वाला है ताइक्वांडो में। ठीक है, तो बहुत छोटी सी उम्र में आपने जी, मैंने बहुत कम उम्र में स्टार्ट की है, और अब बाकी मैंने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, माशाल्लाह मेडल्स भी आई हूँ, पंजाब से खेला है, पंजाब को हमने मेडल्स भी दिए हैं। और इनकी से निगरानी है, इनके बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारे बहुत हमें सपोर्ट किया है, जिनकी कारण हम लोग आज इस मुकाम पे पहुँचे। बिल्कुल इसी तरह से है, जब आपको राइट कोचेस मिल जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी का, आपकी कामयाबी का सफ़र जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी चैलेंजेस तो हर फील्ड में आते हैं। तो मुझे ये भी बताएं कि क्योंकि आपने तो बहुत कम उम्र से आगाज़ किया होगा, फैमिली की सपोर्ट तो आप लोगों जी, मेरे फादर को बहुत शौक था कि वो चाहते थे कि अगर बेटा होता उनको सिखा दे, बट उन्होंने बेटी को बेटों की तरह माना है, और हमें वो बेटा ही मानते हैं। सही। उनकी स्पोर्ट्स से, उनकी जो हमारे साथ जो है तामुन है, उनकी बदौलत ही हम आज इस मुकाम पहुँचे हैं। और सभी से दूसरे जो पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ को नहीं करते, उनके लिए भी यही है कि अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें। अगर वो चीज़ को सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें करें, ताकि उनका जो कहते हैं ना, उससे
उनका एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट एक है जो ताउन उनके है, एक है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो किसी से कम नहीं है, सब कुछ कर सकती हैं। क्योंकि अगर जब बच्चियों को जो चाहती हैं वो नहीं करवाते हैं तो फिर उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनका जो इंटेलिजेंट जो लेवल होता है वो लो कर देते हैं, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल इसी तरह से। और मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खुद एतमाद करना है। मैं ख़वातीन के हवाले से ईमान अक्सर ये बात कहती हूँ कि जब एक मर्द कामयाब होता है हम कहते हैं कि एक खातून का हाथ है, लेकिन जब एक खातून कामयाब होती है मुझे लगता है कि उसके पीछे एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का हाथ है, उसके माँ बाप का हाथ है, उसके कोचेस का हाथ है, उसके आसपास शायद ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उसकी बेहतरी के लिए उसके साथ ताउन कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से मैं आपसे भी इस हवाले से जानना चाहती हूँ कि आप अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट किसे देती हैं? मेरी कामयाबी इंटरनेशनल लेवल पे आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मेरी कामयाबी क्रेडिट मेरे कोचेस को है, मेरे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को है, जिन्होंने हमें स्पोर्ट किया, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई है, जिनके पास हम सीखते रहे हैं शुरू से, जिन्होंने हमें अच्छा प्लेयर बनाया है। आज उन्हीं की बदौलत हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, मेडल्स होके आते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, अपने उस्ताज़ा का, अपने माँ बाप का। तो इन्हीं के कारण आज हम इस मकाम पे हैं, बिल्कुल, और इनका बहुत शुक्रगुज़ार है हम लोग। बिल्कुल इसी तरह से है। और वाकई जो आपके साथ आपके मुश्किल टाइम में साथ होते हैं वो आपका हमेशा से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है। यहाँ पर मैं सर आपसे ये जानना चाहती हूँ, ख़वातीन के डिफेंस के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कितना काम होना ज़रूरी है? क्या पेरेंट्स इस ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं ताइक्वांडो के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए? जी बिल्कुल ऐसी है जी, जो पेरेंट्स हैं काफ़ी हद तक जो है ना वो ताइक्वांडो की अवेयरनेस से माशाल्लाह उनको हो चुकी है। ठीक है। और सेल्फ डिफेंस के लिहाज से जो है जो पेरेंट्स हमसे कॉल पे बात करते हैं, हम उनको अवेयरनेस देते हैं कि आपकी बच्चियों को और बच्चों को ताइक्वांडो ज़रूर सिखाएं, ये मुकम्मल सेल्फ डिफेंस है। ठीक है। तो आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह हम इसको स्कूल कॉलेज में भी प्रमोट कर रहे हैं, इसके सेमिनार भी करवा रहे हैं, कोचिंग कोर्स भी करवा रहे हैं, ताकि खासूसन बच्चियों में जो है ना ये सेल्फ डिफेंस ये बहुत ज़रूरी है और इनको प्रमोट किया जाए। बिल्कुल इसी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से अगर हम जितने भी लोग देखें जो कि इस लोगों पे यकीन रखते हैं तो वो ये चाहते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो बाख्तियार भी हों, ख़वातीन जो हैं वो ताकतवर भी हों, ताकि उनके लिए आसानी रहे। और ऐसे में सेल्फ़ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं ईमान आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर हम ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि आप इस कम्यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ख़वातीन के लिए सेल्फ़ डिफेंस आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है आज की सोसाइटी में? आज सोसाइटी में लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आज का मुआशरा है, लड़कियां तो किसी तरह सेफ भी नहीं है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा सेल्फ डिफेंस सीखना, जो उनके लिए बेहतर साबित होगा कि अपने दिफा के लिए लड़ सकें। ठीक है। उनके लिए ये अच्छा है कि आप लोग जो चीज़ सीखना चाहती हैं, कोई भी है, ताइक्वांडो है, कराटे या डिफरेंट चीज़ है, आप उनमें पार्टिसिपेट करें, प्रमोट करें, अपना सेल्फ डिफेंस के लिए सीखें, ताकि आप अपना दिफा खुद कर सकें। ठीक है। मैं ईमान यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स किसी पे अप्लाई की हो? थोड़ा बहुत मीन्स के अगर हमें अक्सर हम जाते हैं ना तो सभी कहते हैं ताइक्वांडो ये डिफरेंट बच्चे हूटिंग करते हैं, तो स्कूल में मैंने बच्चों को मारा है। सही, बिल्कुल इसी तरह से जब आप सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स को फॉलो कर लेते हैं फिर इसका भी थोड़ा बहुत तो एडवांटेज जो है वो होता है। और ऑन द सीरियस नोट ये ख़वातीन के लिए वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम इंटरनेशनल लेवल के हवाले से बात कर रहे थे, अभी ईमान ने जिस तरह से बताया कि थ्रू आउट आप उनकी जर्नी में बड़े सपोर्टिव रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं कि हमारे यहाँ कोचेस का रोल किस तरह से है किसी को कामयाब करने के लिए, प्रॉब्लम्स कहाँ पर बच्चियों को आती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस इशू को हाईलाइट करके रिजॉल्वमेंट की तरफ आ जाए? जी बिल्कुल ऐसी है जी। बच्चियों का तो मामला है कि बच्चियों का कन्वीनियंस का प्रॉब्लम बनता है। ठीक है। जैसे लाइक वाइज कि अगर किसी जगह पर कैंप लगाया जाता है तो बच्चियों को आने जाने का मसला होता है, तो इसको जो पेरेंट्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है। तो बच्चा जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए पहुँच जाता है तो उसको हम ट्रेनिंग ज़रूर करवाते हैं और अच्छी ट्रेनिंग करवा कर इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचाते हैं। बात यह कि जो बच्चियाँ हैं खसूसन इनको कन्वीनियंस का प्रॉब्लम है, सही, आने जाने का मसाइल हैं, माशरे के मसाइल हैं। ठीक है। तो उनके लिए जो है ना ये सिस्टम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएगा। ठीक है। बट ये है कि प्रॉब्लम्स तो हैं। ठीक है।
ये हल करने के लिए पेरेंट्स और टीचर और कोचेस को इकट्ठा होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये हमारे माशरे की ना बड़ी खूबसूरत एंटिटीज़ हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं, जिसमें मैं अक्सर कहती हूँ कि पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, कोचेस हैं, अगर ये तमाम तर लोग मिलकर एक एजेंडे पे पॉजिटिवली काम करें तो हम देखेंगे कि माशरे में बड़ा पॉजिटिव सुधार आ रहा है। बहुत शुक्रिया ईमान ज़ारा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया ज़ारुल हक बहुत साहब, शुक्रिया, आपके thank साथ you। बड़ी खूबसूरत डिस्कशन रही ताइक्वांडो के हवाले से, मसाइल पे भी बात कीजिए हमने। कोई भी खेल की सरगर्मी है, कोई भी स्टडी के लिहाज से, कामयाबी के लिहाज से सफ़र में मुझे ये लगता है कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर हमेशा से क्लियर रहें और उसके लिए हार्ड वर्क करते रहें। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।